Hello everybody, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all to first lecture for CA Foundation Business Economics OG चाणक्य नीति बैच। आज ये पहला लेक्चर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का और इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक अप चैप्टर नंबर 5 दैट इज बिजनेस साइकिल्स फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्योंकि ये पहला लेक्चर है आपकी इस बैच का ओजी चाणक्य नीति का, अभी तक बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोई भी लेक्चर नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं कि हम कैसे कैसे इस बैच में पढ़ाई करेंगे। मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे डेफिनेटली होंगी एंड कुछ एक्सपेक्टेशंस आपकी मेरे से भी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस बैच में हम कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपने मन से ये डाउट बिल्कुल निकाल देना है कि क्योंकि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर बैच मिल रहा है तो आप इस बैच को यूज करके पास नहीं हो सकते या इसमें कोई भी चीजें हम कम पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि जितना भी सिलेबस आपके मॉड्यूल के अंदर है वो सारा ही हम पढ़ेंगे। मैं कोई भी क्लास लेती हूँ, चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो रिवीजन है, चाहे वो फास्ट ट्रैक है, चाहे वो एग्जाम ओरिएंटेड है, चाहे वो किसी भी तरीके की क्लास है, मैं कभी भी कंटेंट नहीं कम कराती हूँ, मैं कंप्लीट ही कवरेज कराती हूँ। बट डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरीके का बैच ले रहे हैं, बस थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका अपना चेंज हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ाने के तरीके में, थोड़ा सा कंटेंट की डिस्कशन में टाइम कम ज्यादा हो जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट। जब हम इसी चैप्टर को रेगुलर बैच के अंदर पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें डिस्कस करते हैं, काफी सारे एग्जांपल्स लेते हैं, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा, बट यहाँ पे हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, इस तरीके से कवर करेंगे कि आपको चैप्टर भी समझ में आएगा, आपको कंसेप्ट भी समझ में आएगा, आपको क्या लिखा है, व्हाट इज बीइंग रिटन इन योर बुक, ये भी समझ में आएगा, आपको ये भी समझ में आएगा व्हाई इट हैज बीन रिटन। तो मेरा फोकस दो चीजों के ऊपर रहता है, क्या लिखा है और ये क्यों लिखा है, ठीक है। अच्छा मैम, इस क्लास को करने के लिए हम नोट्स कौन से यूज करेंगे? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आपका जो मॉड्यूल है बेटा आप उसको रेफर कर सकते हैं, नहीं तो ये जो नोट्स मेरे वाले नोट्स है आप इनको भी यूज कर सकते हैं। ये नोट्स आपको हमारी ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, टीम आपको ये प्रोवाइड करा देगी, आप इनको यूज कर सकते हैं। ये कुछ भी नहीं, ये आपका ही मॉड्यूल है जो एक बेटर प्रेजेंटेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। सो आप इन नोट्स को यूज कर सकते हैं, आप हमारी बुक को भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आप इन्हीं नोट्स को यूज करोगे तो आपके लिए आसानी ये रहेगी, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत चैप्टर का स्ट्रक्चर कहीं पे चेंज किया तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन मॉड्यूल की हर एक लाइन यहाँ पे कवर है। इस चैप्टर के अंदर इतना कुछ है ही नहीं, चैप्टर छोटा सा है, तो इतना कुछ स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ खास चेंज नहीं है। ओके सो मैम, अगर मैं मान लेते हैं कि मैं पहली बार मैं इकोनॉमिक्स को पढ़ने के लिए बैठा हूं या बैठी हूं, तो क्या मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 5 से पढ़ना शुरू कर सकती हूँ? यस। अगर आपने कभी भी 11th 12th के अंदर थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स पढ़ा है, आपको आइडिया है कि माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, आपको आइडिया है कि इकोनॉमिक्स में होता क्या है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 11th 12th के अंदर भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा तो आई वुड रिकमेंड यू कि आपको ना एक काम करना चाहिए, पहले जो बेसिक्स का लेक्चर आएगा जो आई थिंक आपका चैप्टर नंबर 1 बनता है, जो तान्या मैम आपको देंगी, वहां से आप शुरू करो। वो लेक्चर देखने के बाद फिर आप कोई भी चैप्टर आप लगा सकते हो, फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली भी यहां से शुरू करोगे तो मैं इतना डिटेल में पढ़ाती हूँ कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या इतनी अंडरस्टैंडिंग आपको है? यस मैम। चलो सो अभी हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे एंड वी आर डायरेक्टली कमिंग टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर। एंड अगर आपको जानना है कि मैं किस तरीके से पढ़ाती हूँ तो आपको ये लेक्चर बिगिनिंग टू एंड देखना है और उसके बाद एक बार जाकर अपना मॉड्यूल खोलना, क्वेश्चन सोल्व करके देखना। अगर आपको लगता है यार मेरे को लेक्चर देखने के बाद जितने भी मेरे आईसीआई मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चंस है वो मेरे बन गए, तो इसका मतलब आप सॉर्टेड हो विद दिस बैच। फिर आपको आने वाले लेक्चर्स में भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हम ये लेक्चर करेंगे उसी तरीके से, उसी इन डेप्थ डिस्कशन के साथ हम आपके सिलेबस के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाकी सारे लेक्चर्स भी करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलो सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज बिजनेस साइकिल। ये थोड़ा सा रेड में है, आप इसको इग्नोर करना, यहाँ पे हेडिंग बेसिकली इंट्रोडक्शन यहाँ पे आना चाहिए था, कुछ गलत लिखा हुआ था, विल सॉर्ट दैट आउट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सो चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल्स, ये किसकी बात करता है मैम? इट टॉक्स अबाउट बिजनेस साइकिल्स। बट मैम बिजनेस साइकिल्स होते क्या हैं, क्या आप ये बताओगे? यस, यही बताने के लिए, यही समझने के लिए तो बेसिकली हम आपको ये लेक्चर करा रहे हैं, ये चैप्टर ही आपको ये समझाता है कि बिजनेस साइकिल्स होते क्या हैं। सो बिजनेस साइकिल्स का सिंपल सा मतलब है कि जब मेरी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं, है ना, जब मेरी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशंस आते हैं जिससे मेरी बिजनेस एक्टिविटी इंपैक्ट होती है, जिस उसको मैं कहती हूँ बिजनेस साइकिल्स। मैम समझ में नहीं आया? चलो आपको समझ में नहीं आया, हम आपकी लाइफ का एग्जांपल ले लेते हैं। क्या आपकी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं? ऐसा है? हाँ डेफिनेटली ऐसा होगा।
कभी आपकी लाइफ में अच्छा समय चलता है, कभी आपकी लाइफ में बुरा समय चलता है, फिर बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आ जाता है, फिर दोबारा से बुरा समय आ जाता है। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि लाइफ में एक ही फेज चलता रहता है, लाइफ में एक ही टोन चलती रहती है। आपकी लाइफ में ऊपर नीचे फ्लक्चुएशंस तो होती रहती है ना, टोन तो लाइफ की चेंज होती रहती है ना। यस, तो ये आपकी लाइफ के साइकिल्स हैं। ओके, कि पहले आपका अच्छा समय चल रहा है, फिर बुरा समय भी आएगा, फिर अच्छा समय भी आएगा। ऐसे ही जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके भी साइकिल्स होते हैं, उसमें भी फ्लक्चुएशंस होती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमारे देश में अभी जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, जिसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। जीडीपी क्या है, चैप्टर नंबर 6 के अंदर हम इसको सीखते हैं। जीडीपी का सिंपल सा मतलब होता है कि जितना भी किसी कंट्री के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, उसको हम जीडीपी कहते हैं, है ना। सो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी कंट्री का जीडीपी बढ़ रहा है, ग्रोथ बढ़ रहा है, तो वो बढ़ता ही रहेगा कि आगे ही जाते रहेगा, ऐसा है क्या। कई बार इकोनॉमी को डाउन टर्न भी देखना पड़ता है, हैं? इकोनॉमी को कुछ डाउन टर्न भी देखना पड़ता है, मतलब कुछ बुरा टाइम भी देखना पड़ता है। नहीं मैम, समझ में नहीं आया। जैसे कि जब कोविड आया, क्या वो बुरा टाइम था हमारी कंट्री के लिए? हाँ, बुरा टाइम था। कैसे? जब कोविड आया तो सारे के सारे लोग घर पे बैठ गए, लोगों को घर पे बिठा दिया गया, लोग जॉब पे नहीं जा पा रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी इकोनॉमी के अंदर, है ना। सो बेटा मतलब उस टाइम पे मेरा जीडीपी गिरा था, मेरी ग्रोथ कम हो गई थी कंट्री की। सो वो बुरा टाइम था इकोनॉमी के लिए। बट जब कोविड खत्म हो गया और लॉकडाउन खुला, फिर दोबारा से अपनी इकोनॉमी ने वापस से खड़ा होना शुरू किया, फैक्ट्रियां दोबारा से लगना शुरू हुई, जो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी वो दोबारा से चालू हुई, जिन लोगों की जॉब चली गई थी उनको दोबारा से जॉब मिली, लोगों की इनकम बढ़ी तो खर्चा बढ़ा। सो मतलब मेरी इकोनॉमी ने फिर से ग्रो करना शुरू किया। तो हम एक अच्छे समय पे चल रहे थे, फिर डाउन टर्न आया, हमने बुरा समय देखा कोविड के टाइम पे, फिर उसके बाद हम वापस से अच्छे समय में चले गए। इसी को हम बिजनेस फ्लक्चुएशंस कहते हैं, इसी को हम रिदमिक फ्लक्चुएशंस कहते हैं इन एनी इकोनॉमी, और इसी को हम बिजनेस साइकिल्स कहते हैं। बस यही है इस चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है कि बिजनेस साइकिल है क्या, ये पहला एक कंसेप्ट है जो हम इस चैप्टर में सीखते हैं। दूसरा हम सीखते हैं कि बिजनेस साइकिल के कितने फेजेस होते हैं। फेजेस मतलब जैसे कि अभी मैंने आपको बोला कि अच्छा समय जब आपका चल रहा है तो ये एक फेज है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन, कि आप ग्रो कर रहे हो, है ना। फिर उसके बाद जब आपका सबसे बेस्ट टाइम आएगा उसको हम कहते हैं पीक, क्या आप अपने करियर के फॉर एग्जाम्पल बेस्ट फेज के अंदर हो। फिर आप कुछ बुरा टाइम देखते हो, तुम्हारे बुरे टाइम को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। फिर जब आप कॉन्ट्रैक्शन के बिल्कुल लोएस्ट फेज पे होते हो उसको हम कहते हैं ट्रफ फेज, ये हम पढ़ेंगे सब कुछ। फिर वहां से हम वापिस से ग्रो करना शुरू करते हैं, फिर हम रिकवरी में वापस चले जाते हैं। तो मतलब अच्छा टाइम बुरा टाइम, अच्छा टाइम बुरा टाइम। सो ये क्या है, फेजेस हैं। तो ये चैप्टर हमें सिखाता है कि बिजनेस साइकिल क्या है, सबसे पहले बिजनेस साइकिल के फेजेस क्या है, दूसरी चीज मैं आपके दिमाग में माइंड मैप सेट कर रही हूं चैप्टर में है क्या। दूसरा क्या सिखाता है कि बिजनेस साइकिल के फेजेस क्या है, आपके कितने फेजेस होते हैं वो हम सीखेंगे। तीसरा कुछ ये बातें बताएगा कि बिजनेस साइकिल्स के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि मैम क्या हमें पहले से पता लग सकता है कि अभी कुछ तो गलत होने वाला है इकोनॉमी के अंदर, कुछ तो बुरा टाइम आने वाला है। यस, तो यहां पे हम एक कंसेप्ट और पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं इंडिकेटर्स, राइट। फिर आगे ये चैप्टर हमें सिखाएगा कि कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और लास्ट में इसी चैप्टर के अंदर हम सीखते हैं कि बिजनेस साइकिल से पढ़ना ये इंपॉर्टेंट क्यों है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप द एंटायर चैप्टर। तो मतलब कुल मिलाकर हमें सिर्फ इस चैप्टर के अंदर ये सीखना है, ठीक है मैम। तो आप मुझे बताएंगे कि क्या होता है ये बिजनेस साइकिल? यस, डेफिनेटली बताऊंगी बेटा। ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन है, या आप इसको अपने एंड के ऊपर बाद में पढ़ लेना। सो इट इज नॉट रेलिवेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैं आपको पूरा चैप्टर करा दूंगी, उसके बाद आप ये इंट्रो पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑल्दो ये रियल केस स्टडी लिखी हुई है, राइट, कि अपनी इकोनॉमी के अंदर वर्ल्ड वाइड में कब कब बिजनेस फ्लक्चुएशंस आई थी, है ना। एक आपको बहुत बार जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ग्रेट डिप्रेशन पीरियड 1929 1930, ये बहुत बार देखने को मिलता है इस सब्जेक्ट में। तो ऊपर वही कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, राइट। तो सुनना मेरी बात, अब असली कहानी ना यहां से शुरू होते हैं और यहीं से मैं आपको बताती हूँ। कहते हैं जब आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा ना, तो आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1 पढ़ा नहीं है, बट मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर 1 के अंदर इकोनॉमिक्स क्या है उसका मतलब हम सीखते हैं। तो कहता है कि जब आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा ना, तो वहां पे आपने देखा था कि इकोनॉमी
इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब है फ्लक्चुएशंस इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जब उनके अंदर चेंज आता है, उसको हम इकोनॉमिक्स कह रहे हैं, ठीक है। एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर आप किसी भी कंट्री की उठा के देखोगे, जैसे अभी मैंने आपको कुछ रिसेंट का एग्जांपल दिया इंडिया में, कि भाई 2019-20 जब अपना कोविड आया था उस टाइम के आसपास, तो वो अपना उस टाइम पीरियड का इकोनॉमिक हिस्ट्री है। इनफैक्ट वो इकोनॉमिक हिस्ट्री वर्ल्ड वाइड का ही है, राइट। तो कहता है कि अगर आप अपनी अपनी कंट्री का या दुनिया में किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हिस्ट्री उठा के देखोगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि हर एक कंट्री की इकोनॉमी कुछ ना कुछ बिजनेस फ्लक्चुएशन से होके गुजरी है। मतलब सबने कुछ ना कुछ अच्छा टाइम देखा है और कुछ ना कुछ बुरा टाइम देखा है। तो कहता है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ऑल द कंट्रीज, सारी ही कंट्रीज की इकोनॉमिक हिस्ट्री जब तुम उठा के देखते हो, वो क्या शो करी है? वो पॉइंट करती है टुवर्ड्स द फैक्ट कि दे हैव गॉन थ्रू फ्लक्चुएशंस इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर फ्लक्चुएशंस देखी हैं, मतलब उन्होंने अच्छा टाइम देखा है। अच्छे टाइम को ये कैसे लिख रहे हैं? प्रोस्पेरिटी का पीरियड देखा है, दे हैव सीन द पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी। फिर उसके बाद बुरा टाइम देखा, ऑल्टरनेटिंग विद द पीरियड्स ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न, डाउनटर्न मतलब बुरा टाइम देखा। और ये पहले अच्छा टाइम देखना, फिर बुरा टाइम देखना, फिर वापस से अच्छे फेज में जाना, यही क्या है? दिस इज बिजनेस फ्लक्चुएशंस। आगे इसने मतलब लिखा हुआ है बिजनेस फ्लक्चुएशन का, जिसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि होते क्या है बिजनेस साइकिल। अच्छा, बिजनेस साइकिल को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इनको हम ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। मैम इनको हम ट्रेड साइकिल क्यों कहते हैं? ट्रेड बिजनेस होता है, तो बिजनेस साइकिल को हम ट्रेड साइकिल भी कहते हैं। सो कोई भी बिजनेस हमेशा अच्छा समय नहीं देखता, बुरा समय भी देखता है। ऐसे ही जब तुम ट्रेड साइकिल कह रहे हो, जो मैं कह रही हूँ ट्रेड, तो गुड ट्रेड भी होता है, बैड ट्रेड भी होता है। गुड ट्रेड मतलब जहां पे बिजनेस अच्छा हो रहा है, बैड ट्रेड मतलब जहां पे बिजनेस अच्छा नहीं हो रहा है। तो जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर ये रिदमिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, रिदमिक फ्लक्चुएशंस मतलब ऊपर नीचे, जब आपकी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी में ऊपर नीचे होता है, दैट एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल और ट्रेड साइकिल। ये वो लाइन है जिसके ऊपर एमसीक्यू आता है। सो मतलब जब मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस होती हैं, उसको मैं क्या कह रही हूं? दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। यस, ओके बेटा। जो ट्रेड साइकिल होता है ना, ट्रेड साइकिल में गुड ट्रेड का पीरियड भी होता है और बैड ट्रेड का पीरियड भी होता है। सो ट्रेड साइकिल कंपोज्ड ऑफ पीरियड्स ऑफ गुड ट्रेड, और इसी के अंदर बैड ट्रेड का पीरियड भी होता है। सो गुड ट्रेड का पीरियड ऐसा पीरियड होता है जहां पे सब अच्छा हो रहा होता है। मैंने क्या बोला? एक ऐसा पीरियड जहां पे आपका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है। अब ये आप अभी समझ लो ताकि आने वाली डिस्कशन आपके लिए आसान हो जाए। जब मैं कह रही हूं ना आपका बिजनेस अच्छा चल रहा होता है, इसका मतलब क्या है? कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। इसका दूसरा मतलब क्या है? आप प्रॉफिट तब अर्न करोगे जब आप चीजों के लिए पैसा ज्यादा चार्ज कर पाओगे, है ना, जब प्राइस बढ़ेंगे। तो जब पीरियड गुड ट्रेड का पीरियड है, तो इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती है, इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि वहां पे चीजों के प्राइस बढ़ते हैं, राइसिंग प्राइस होंगे, वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। क्यों अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा? क्योंकि देखो, अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आप सामान ज्यादा बनाओगे, सामान ज्यादा बनाओगे तो आपको लेबर ज्यादा लगेगा, लेबर ज्यादा लगेगा तो आप लोगों को जॉब ज्यादा दोगे, तो बेटा अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज यहां पे कम होता है, राइट। एंड अगर बैड ट्रेड का पीरियड होता है तो इसका उल्टा होता है, यहां पे चीजों के प्राइस गिरते हैं, फॉलिंग प्राइस, एंड यहां पे अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज क्या रहता है? हाई अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज रहता है। डन है ये? यस। सो मतलब आगे कह रहा है, तो आप ये कह सकते हो कि बिजनेस साइकिल मतलब ऑल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन मतलब, एक्सपेंशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बड़ा कर रहे होते हो, एक्सपेंशन मतलब किसी चीज का बढ़ना। तो जब मेरी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रो करती है, उसको मैं कहती हूं एक्सपेंशन। तो कहता है बिजनेस साइकिल का मतलब जब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑल्टरनेटिवली होते रहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है किसी चीज का कम होना। तो जब मेरी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, जब मेरी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ कम होती है, उसको मैं कहती हूं कॉन्ट्रैक्शन। तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या हुआ? जब ऑल्टरनेटिवली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है बिजनेस एक्टिविटी के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। या फिर फ्लक्चुएशंस हो रही हैं ऑल्टरनेटिवली, कभी एक्सपेंशन है कभी कॉन्ट्रैक्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस साइकिल। अच्छा बेटा, इससे अपना नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। नेशनल इनकम आप मान के चलो, ये भी कम होगा ज्यादा होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा ज्यादा होगा, राइट, इनकम अपना कम होगा ज्यादा होगा।
समझ में आ रहा है? सो ये क्या कहना चाह रहा है, फिर से वही कह रहा है कि जब अपनी इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी वो बढ़ती है कभी वो घटती है, उसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। तो जब गुड ट्रेड और बैड ट्रेड ये आते रहते हैं ऑल्टरनेटिवली, उसको हम बिजनेस साइकिल कहते हैं, उसको हम ट्रेड साइकिल्स भी कहते हैं। ओके, आगे चलेंगे। अब यहाँ पे ना इसने एक करेक्टरिस्टिक्स बताई है जिसके ऊपर एमसीक्यू आता है, बिजनेस फ्लक्चुएशन की, इकोनॉमिक में होने वाली फ्लक्चुएशन के कुछ फीचर हैं। फीचर क्या होते हैं, जैसे कि अगर मैं तुम्हें एज अ पर्सन बोलूँ और मैं पूछूं कि तुम्हारा फीचर क्या है, तुम बोलोगे मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, तुम बोलोगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये कमी है, उसको हम कहते हैं फीचर्स, ये आपकी करेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे ही बिजनेस साइकिल के भी कुछ फीचर्स होते हैं, एंड वो क्या है बेटा कि ये जो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती हैं ये रिकरेंट होती हैं, दे आर रिकरेंट, एंड ये पीरियोडिकली अकर होती है। मतलब ऐसा है कि एक बार एक्सपेंशन हो गया, आप मानना एक बार आपकी इकोनॉमी एक्सपेंशन में है, एक्सपेंशन मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जब इकोनॉमी ग्रो करती है उसका मतलब क्या, अभी मैं आपको बताऊंगी। जब हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है बस ऐसा मानिए कि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है इकोनॉमी के अंदर, है ना। तो हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो बेटा ये रिकरेंट है, ये चेंज होता रहेगा, ये पीरियोडिकली होगा। तो आप हमेशा एक्सपेंशन की फेज में नहीं चलोगे, आप अभी एक्सपेंशन में हो, फिर उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्शन में जाओगे, फिर आप दोबारा से ऊपर उठोगे रिकवरी में, आप डिप्रेशन देखकर। तो मतलब ये ना पीरियोडिकली अकर होते रहते हैं बिजनेस साइकिल्स, दैट इज दे अकर अगेन एंड अगेन, ये बार बार आते हैं। तो एक बार एक्सपेंशन आ गया, आप वहां पे स्टेगनेंट नहीं रहते हो, वो दोबारा से आप नीचे जाके फिर वापस से ऊपर आओगे, एंड ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते हैं। मतलब देखो ऐसा है कि किसी को पता था कि कोविड कितने साल तक चलेगा, नहीं। सो मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन थी कोविड में कॉन्ट्रैक्शन मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी मेरी कम होगी थी, तो वो कितने साल तक चलना है ये किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद जब तुम ऊपर एक्सपेंशन में जा रहे हो, वो कितने साल तक एक्सपेंशन का फेज रहेगा किसी को नहीं पता। सो मतलब ये रेगुलर इंटरवल पे नहीं होते हैं, ना ही ये सेम लेंथ के होते हैं। कितने टाइम के बाद अब अगला फेज आएगा किसी को नहीं पता, राइट। एंड कितने पीरियड तक वो फेज चलेगा किसी को नहीं पता। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, वो कह रहा है बस खाली कि देखो कुछ ऐसा हमने पास्ट में देखा हुआ है कि कुछ तो बिजनेस साइकिल कई सालों तक चले हैं, और कुछ ऐसे बिजनेस साइकिल भी हैं जो 2-3 साल के अंदर ही खत्म हो गए हैं, राइट। अब ये जो अगली डिस्कशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल कि कितने फेजेस होते हैं। टोटल 4 फेजेस होते हैं। एक होता है एक्सपेंशन फेज जिसको हम बूम फेज भी कहते हैं, अपस्विंग फेज भी कहते हैं। दूसरा होता है पीक फेज, ये बूम में यहाँ पे लिखा हुआ है बट बूम नहीं होता ये। दूसरा होता है बेटा प्रोस्पेरिटी। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज, मतलब आपके मॉड्यूल के अंदर भी बूम लिखा हुआ है ये। तीसरा होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज जिसको हम डाउन स्विंग या रिसेशन भी कहते हैं। एंड चौथा होता है ट्रफ फेज और डिप्रेशन फेज। समझ में आ रहा है? अब सुनना ये होते क्या है, थोड़ा सा अपने को इधर चीजें समझनी पड़ेगी क्योंकि ये बार बार इस पूरे चैप्टर के अंदर इन चीजों की रेपिटेशन बहुत ज्यादा है। जो एक्सपेंशन फेज होता है ना इकोनॉमी का, इस एक्सपेंशन फेज के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा होता है। और अच्छा अच्छा होने का मतलब है, सुनना ये बार बार यही वर्ड यूज करता है, इकोनॉमी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बढ़ेंगी। और मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से मतलब क्या है, मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने से अगर मैं आपको बताऊं इसका मतलब होता है जीडीपी का इंक्रीज होना। और जीडीपी का इंक्रीज होने से मतलब क्या है, मतलब मेरी इकोनॉमी के अंदर चीजों की जो प्रोडक्शन है बेटा, चीजों की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। मतलब ये हो गया कि इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे। आप समझना, एंड अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड होंगे तो मतलब आप ज्यादा फैक्ट्रियां लगाओगे, क्योंकि अगर ज्यादा सामान बनाएंगे तो ज्यादा फैक्ट्रियां लगाएंगे, और ज्यादा फैक्ट्रियां लगाने का मतलब क्या होता है बेटा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। समझ में आ रहा है? और इन्वेस्टमेंट अगर आपकी बढ़ेगी तो अगर ज्यादा फैक्ट्रियां लगाओगे तो ज्यादा लेबर भी आपको लगेगा, तो आप ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दोगे। ये पूरी कहानी ये अपने को समझ में आ गई, कोई भी फेज आपको मुश्किल नहीं लगेगा समझना। ज्यादा लोगों को आप इंप्लॉयमेंट दोगे, जब आप ज्यादा लोगों को इंप्लॉयमेंट दोगे तो उनको इनकम भी मिलेगी, क्योंकि ये लेबर क्या है, ये लोग आप जैसे मेरे जैसे इंडिविजुअल है, हाउस होल्ड है, इनको इनकम होगी। एंड अगर इनके पास इनकम होगी तो ये लोग खर्चा भी करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे, है ना। क्योंकि अगर इनकम होगी तो ये लोग चीजों की डिमांड करेंगे, अगर आपके पास पैसा है तो आप ही चीजों की डिमांड करोगे, तो ये एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे। एंड जब ये खर्चा करेंगे तो बेटा ये खर्चा करके वापस पैसा मेरी इकोनॉमी में ही तो जाएगा, एंड ये डिमांड क्रिएट करेंगे, और डिमांड क्रिएट करने से वापस प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा, और ये साइकिल चलता हुआ चला जाएगा।
इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन का फेज। तो एक्सपेंशन के फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्शन बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, मतलब जो लोग हैं एक हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय करते हैं। मतलब एक्सपेंशन एक ऐसा फेज है जहां पे सब कुछ अच्छा अच्छा होता है। क्या ये डन है? और मैम अगर कॉन्ट्रैक्शन है, वहां पे इसका उल्टा होता है सब कुछ। वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती है, कम इन्वेस्टमेंट होती है, कम प्रोडक्शन होती है। अगर कम इन्वेस्टमेंट होगी तो कम फैक्ट्रियां लगेगी, कम फैक्ट्रियां लगेंगी तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अपना ज्यादा होगा, राइट। लोगों की इनकम कम हो जाएगी अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होगी तो आप चीजों की डिमांड कम करोगे, एंड डिमांड कम करोगे तो मतलब ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और कम प्रोडक्शन होने का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होना, कॉन्ट्रैक्शन का फेज है। समझ में आ रहा है? और मैम ये पीक फेज क्या है? ये क्या होता है? पीक होता है जब आप ग्रो करते रहते हो और आप अपनी हाईएस्ट ग्रोथ लेवल पे पहुंच जाते हो, उसको हम कहते हैं पीक। सो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं आपको? यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कितने फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के। पहला जो फेज है उसको कहते हैं हम एक्सपेंशन, इसको हम बूम फेज या अपस्विंग फेज भी कहते हैं। और ये एक ऐसा फेज होता है जहां पे इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। तो देखो इसने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखी हुई है एक्सपेंशन के फेज की। यहां पे इंक्रीज होता है नेशनल आउटपुट के अंदर, मैंने आपको अभी बताया प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज होती है, इंप्लॉयमेंट आपकी बढ़ती है, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती है, एंड कैपिटल एंड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा इकोनॉमी के अंदर, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है। मैंने आपको पूरा फ्लो अभी लिखकर बताया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर क्या? कि अगर लोगों को जॉब मिलेगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो खर्चा ज्यादा करेंगे, तो उसको हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है। एंड आपकी सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ती है, स्टॉक के प्राइस बढ़ते हैं। अगर आपकी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, फाइनेंशियल्स अच्छे हैं और आपकी कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, तो स्टॉक के प्राइस बढ़ेंगे। एंड यहां पे लोन बढ़ता है इकोनॉमी में। और लोन क्यों बढ़ता है? क्योंकि बेटा आप देखो ना, आप सामान ज्यादा बना रहे हो तो सामान ज्यादा बनाने के लिए आपको क्या लगेगा? पैसा लगेगा। और पैसा आपको कौन देगा? बैंक्स देंगे। तो इकोनॉमी में क्रेडिट बढ़ता है। तो ये सब कुछ कहानी आप सिर्फ इतने से समझ पाए। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, सिर्फ इतना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो और बाद में आपको ये लिख लेना। ये समझ में आ गया तो सारे फेजेस आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगर मैं आगे बात करूं, वो क्या कह रहा है, ये कब तक चलता रहेगा, कब तक एक्सपेंशन फेज के अंदर रहती इकोनॉमी? जब तक फुल इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो जाती। तो मतलब जितने भी रिसोर्सेज है मेरी इकोनॉमी के अंदर, जब तक वो सारे यूज नहीं हो जाते तब तक एक्सपेंशन फेज चलता है। मतलब when the economy operate at maximum possible level। तो एक्सपेंशन फेज कब तक चलेगा? जब तक इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर लेती। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है कि जब आप एक्सपेंशन फेज के अंदर होते हो ना, तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होती है। अब ये भी अपने को समझना पड़ेगा कि मैम इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। आप चाहो तो इसको बना सकते हो। जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, वो दो टाइप की होती है। एक होती है वॉलेंट्री एम्प्लॉयमेंट, एक होती है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दूसरी होती है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। सो वॉलेंट्री का मतलब होता है अपनी मर्जी से, इसका मतलब होता है अपनी मर्जी से। ये आपकी डिजायर है, ये आपकी इच्छा है कि आप जॉब नहीं करना चाह रहे। सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ जॉब्स अवेलेबल, कि जॉब अवेलेबल तो है इकोनॉमी के अंदर, जॉब है बट आप जॉब नहीं करना चाह रहे। जो पर्सन है दे आर नॉट विलिंग टू डू द जॉब, तो वो जॉब करना नहीं चाह रहे हैं, उसको हम कहते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। जॉब है इकोनॉमी में बट आप नहीं करना चाह रहे। एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? जो आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड नहीं हो, मतलब नो जॉब्स इन द इकोनॉमी, नो जॉब्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में जॉब ही नहीं है, उसको हम कहते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। आप करना चाहते हो बट आपको जॉब नहीं मिल रही। मैम जॉब क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कोई सामान नहीं बना रहा, फैक्ट्रियां नहीं लग रही, फैक्ट्रियां नहीं लग रही, तो इस वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही, लेबर की नीड नहीं है। बट मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेंशन जब फेज होता है तो एक्सपेंशन के फेज के अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होता है, इंप्लॉयमेंट ज्यादा होती है, मतलब अपने को लेबर ज्यादा चाहिए क्योंकि अपनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। तो यहां पे आपको लगता है कि जब आप एक्सपेंशन फेज में होगे इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता होगा? नहीं बेटा, ये जीरो होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। और वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब मैम, तो ये तो इसका तो कोई बंदे को आप रोक नहीं सकते ना, जॉब है और जो नहीं करना चाहेगा वो तो अपने घर पे बैठ सकता है।
तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो नहीं होता, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट जीरो होता है, क्योंकि जॉब अवेलेबल होती है लोगों के पास। तो यहां पे वो कहता है सुनना, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। और अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट होता भी है ना, तो दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे हो सकता है। एक होता है बेटा जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लेते हैं कि आप पहले एक कंपनी में काम करते थे ए लिमिटेड के अंदर, अभी आपने उस कंपनी से रिजाइन कर दिया और आप दूसरी कंपनी के अंदर जा रहे हो जो है बी लिमिटेड। अब आपको ए लिमिटेड से बी लिमिटेड में जाने के लिए 6 महीने लग गए, या आपने एक कंपनी में काम करे थे उसे रिजाइन कर दिया, अब दूसरी जॉब आप ढूंढ रहे हो, 6 महीने आपको लग रहे हैं, 7 महीने लग रहे हैं। तो जो आपको जॉब चेंज करने में टाइम पीरियड लगा, उतने टाइम पीरियड के लिए तो आप अनएम्प्लॉयड रहे हो ना, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो वैसे तो जब आपकी इकोनॉमी एक्सपेंशन फेज के अंदर होती है, वहां पे जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि अपनी आउटपुट ज्यादा बन रही होती है। लेकिन फिर भी दो टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल सकता है, या तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कब, जब आप एक जॉब से दूसरी जॉब पे आप शिफ्ट कर रहे हो और जो टाइम पीरियड के लिए आप अनएम्प्लॉयड हो, उसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, ड्यू टू द चेंज इन दी जॉब, या आपको काम से सस्पेंड कर दिया गया कुछ टाइम के लिए, या फिर ऐसा भी है कि भाई स्ट्राइक्स चल रही है जिसकी वजह से वर्कर्स बैठे हुए हैं, या फिर मोबिलिटी ऑफ लेबर नहीं है, इम्परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर। तो क्या होता है कि अपनी इकोनॉमी एज अ होल तो जॉब है, बट ऐसा है कि कुछ सिलेक्टेड सिटीज के अंदर जॉब है। तो अगर आपको जॉब करनी है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, पुणे जाना पड़ेगा, मुंबई जाना पड़ेगा। जिस सिटी के अंदर आप रहते हो वहां पे जॉब नहीं है, तो भी आप अनएम्प्लॉयमेंट वहां पे हो सकती है, वो भी क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेटा लैक ऑफ स्किल, कि इकोनॉमी में जॉब अवेलेबल है बट आप कैपेबल नहीं हो वो जॉब पाने के लिए, मतलब आपके अंदर वो स्किल नहीं है। सो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज्ड ड्यू टू स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी। और ये स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या है कि इकोनॉमी स्किल डिमांड कर रही बट आपके पास वो स्किल नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। ओके अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि अगर आप एक्सपेंशन फेज में सब अच्छा हो रहा है तो प्राइस बढ़ेंगे घटेंगे, प्राइस बढ़ेंगे, कॉस्ट भी बढ़ती है यहाँ पे। अच्छा ये भी आप मुझे बताओगे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ती है कब होती है, अभी मैंने बताया इन्वेस्टमेंट अक्कर होगी तो गुड अमाउंट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट अक्कर, तो मतलब ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है। एंड डिमांड कब होगा, ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगा क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है। सो डिमांड फॉर ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज राइसेस। सो इससे बेसिकली क्या होता है कि कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी प्रोस्पर करती है, आगे बढ़ती है, और जो लोग हैं वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय करते हैं, उनका जो जीवन जीने का स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो जाता है। और क्यों, क्योंकि उनको इंप्लॉयमेंट मिल रही है, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड उनके पास इनकम ज्यादा है, एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ेगा, बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बिजनेस का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ता है, सेल बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ता है, तो बिजनेस ऑप्टिमिस्टिक होता है कि मैं और आगे ग्रो करूंगा। प्रोडक्शन बढ़ती है, फैक्टर की इनकम बढ़ती है, फैक्टर इनकम जैसे कि लेबर एक फैक्टर है उसको इनकम मिलती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं बिजनेस के, इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। तो मतलब यहाँ पे जो एक्सपेंशन का फेज होता है सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा होता है। सो हम कुल मिला के कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है। बट अब ना अगर मैं आपको बताऊं कि ये मेरा ऐसा कुछ तो देखने को मिलता है, इसी को हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। सो जब आपके ये आप ऊपर ये ग्रो कर रहे हो ना, यहां से आप ये जो ग्रो कर रहे हो ये ग्रोथ होती रहेगी, लेकिन ये जो ग्रोथ का रेट है ना, वो ग्रोथ का रेट टाइम के साथ कम हो जाता है, टाइम के साथ कम हो जाता है, राइट। तो आगे वो क्या कह रहा है, द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन, और कम होके यहां तक वो पहुंच जाता है और ये मैक्सिमम होता है, और फिर इसके ऊपर आके वो रुक जाता है, होल्ड हो जाता है, इसको इस वाले पॉइंट के ऊपर आके ये हाईएस्ट लेवल है, और इसी को हम कहते हैं पीक फेज। तो यहां पे क्या कह रहा है वो, द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लोज डाउन एंड रीचेस इट्स पीक। तो दूसरा फेज जो आता है वो कौन सा फेज होता है, पीक, जिसको हम प्रोस्पेरिटी फेज भी कहते हैं। अच्छा तो ये कब अक्कर होगा, आप पहले सुनो, जब आप अपने एक्सपेंशन के लेटर स्टेजेस के अंदर होते हो। मैम एक्सपेंशन के लेटर स्टेजेस के अंदर होते हैं मतलब क्या, जैसे कि ये आप एक्सपेंशन चल रहा था ना आपका, एक्सपेंशन कुछ आप ऐसा कुछ हो रहा था ना आपके साथ, तो जब आप अपने एक्सपेंशन के लेटर फेजेस के अंदर होते हो, एक्सपेंशन के लेटर फेजेस मतलब जैसे कि जब आप इधर होगे कहीं पे, जब आप यहां पे होगे, सो ये आपके एक्सपेंशन का लेटर फेजेस है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है बेटा जहां पे एक्सपेंशन एंड होने वाली है, तो ये एक्सपेंशन के लेटर स्टेजेस हो गए। समझ में आ रहा है। तो कहते हैं जब आप अपने एक्सपेंशन फेज के लेटर स्टेजेस के अंदर होते हो तब क्या है, इनपुट नहीं मिलते हैं और इनपुट कम हो जाते हैं इकोनॉमी में। मैम इनपुट क्यों कम हो जाएंगी, अच्छा ये बताओ,
कि जब आप अपने एक्सपेंशन फेज के अंदर थे तो क्या उस फेज के अंदर इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा था? एक्सपेंशन फेज में बताओ। हाँ मैम, प्रोडक्शन बढ़ रहा था। तो मतलब वहां पे लोग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे। हाँ, तो ज्यादा प्रोड्यूस करने से क्या उन्हें रॉ मटेरियल ज्यादा लग रहा होगा? तो जो डिमांड थी एंड जो कंजम्पशन थी रॉ मटेरियल की, क्या वो डिमांड और कंजम्पशन इंक्रीज हो रहा था? हाँ, इंक्रीज हो रहा था, है ना। तो अगर आप इनपुट को ज्यादा डिमांड कर रहे हो, इनपुट को आप रॉ मटेरियल को ज्यादा डिमांड कर रहे हो, उनको कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या उनकी शॉर्टेज हो जाएगी? हाँ, वो शॉर्टेज हो जाएंगी, तो वो कम हो जाएंगे। यस। सो कहता है कि जब आप लेटर स्टेजेस पे होते हो ना एक्सपेंशन के, जब अपनी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, इनपुट मतलब रॉ मटेरियल आर डिफिकल्ट टू फाइंड। क्यों बेटा? क्योंकि वो डिमांड उनकी ज्यादा है और सप्लाई कम है, देयरफॉर उसका इंपैक्ट क्या आता है? रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो जो आप सामान बनाओगे वो भी तो महंगा होगा। अगर मैं कह दूं यहां पे, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, अगर रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ेंगे तो जो आप सामान बनाओगे वो सामान का कॉस्ट भी तो महंगा होगा ना। अगर मैं आपको यहाँ पे सिचुएशन ऐसे दे दूं कि देखो भाई, दो सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है और एक ये है। पहले आपका जो आप शर्ट बनाते थे, शर्ट बनाने के लिए आपको क्लॉथ लगता था, वो 100 रुपए का पड़ता था। अब वही क्लॉथ का प्राइस, क्योंकि क्लॉथ क्या हो गया मेरे लिए? रॉ मटेरियल हो गया। तो ये क्या बन गया? क्लॉथ मेरे लिए क्या बन गया? रॉ मटेरियल बन गया। अब वही क्लॉथ, उतने ही मीटर का कपड़ा अब आपको 120 रुपए का पड़ रहा है। पहले आपको लेबर की कॉस्ट पड़ती थी, लेबर भी मेरे लिए क्या बन गया? एक इनपुट बन गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बन गया 50 रुपए की। अब आपको लेबर की कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, सैलरी बढ़ गई 60 रुपए की। तो पहले आपको टोटल कॉस्ट कितने की पड़ती थी? 150 रुपए की। और अब आपको टोटल कॉस्ट कितने की पड़ती है? 180 की। पहले आप इसके ऊपर 10% का मार्जिन ऐड कर देते थे, 15 रुपए, और अभी भी आपका मार्जिन 10% है, 18। तो अब जो आपको प्राइस निकल के आ रहा है बेटा, दिस इज प्राइस ऑफ आउटपुट और दिस इज प्राइस ऑफ आउटपुट। तो अब आप मुझे बताओ, प्राइस ऑफ आउटपुट आपका बढ़ा या नहीं बढ़ा? यस। तो यहां पे वो यही कह रहा है कि जब इनपुट की कॉस्ट बढ़ती है तो आउटपुट का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो आगे उसने क्या बोला कि जब आप एक्सपेंशन के लेटर स्टेजेस में होते हो ना, क्योंकि आप प्रोडक्शन इतनी ज्यादा कर रहे होते हो, तो अपने को इनपुट ज्यादा लगता है, और इनपुट ज्यादा लगने की वजह से इनपुट का डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके प्राइस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इनपुट के प्राइस बढ़ने से आउटपुट के प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड क्योंकि चीजें महंगी होगी तो बेटा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अब जो जीवन जीने का खर्चा है वो बढ़ गया आपका। और स्पेशली ये बर्डन किसके ऊपर फील होता है? ग्रेटर स्ट्रेन का मतलब बर्डन किसके ऊपर पड़ता है? फिक्स्ड इनकम अर्नर, जो लोग सैलरी लेते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी तो बढ़ी नहीं उतनी, और बट आपका खर्चा बढ़ गया। इससे हो क्या रहा है बेटा? अब कंज्यूमर सोचेगा यार मेरी सैलरी उतनी है बट मेरे को खर्चा कितना हो रहा है, तो अब मेरे को अपना खर्चा कम करना चाहिए। तो कंज्यूमर क्या करने लगते हैं? अपने एक्सपेंडिचर को देखना शुरू कर देते हैं। दे स्टार्ट रिव्यूइंग देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि मेरे को घर पे कितना खर्चा करना चाहिए, ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए। तो मतलब इससे क्या होता है कि अब वो अपना खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कम कर देंगे चीजों की। एंड क्योंकि आप चीजों की डिमांड कम करोगे तो फिर वो चीजें बनना भी कम हो जाएंगी, और प्रोडक्शन कम होने का मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का कम होना, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का कम होना मतलब मेरी इकोनॉमी अब एक्सपेंशन से कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जाएगी। सो कहता है फिर क्या होता है, जो एक्चुअल डिमांड है वो रुक जाती है, क्योंकि लोगों ने चीजों की डिमांड करना बंद कर दिया तो डिमांड रुक गई। इससे जो एक्सपेंशन का फेज है वो खत्म हो जाता है। एंड इट अकर्स जब इकोनॉमी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है, अब वो स्टेबलाइज हो जाएगी थोड़े टाइम तक, और उसके बाद वो रिवर्स डायरेक्शन में जाती है। मतलब इसके बाद आप कॉन्ट्रैक्शन के फेज में एंटर करना शुरू कर जाते हो। क्या आपको ये क्लियर है कि कॉन्ट्रैक्शन के फेज में आप पहुंचे कैसे हो बेटा? कॉन्ट्रैक्शन के फेज में आप पहुंचे, इनपुट के प्राइस बढ़े, आउटपुट के प्राइस बढ़े, आउटपुट के प्राइस बढ़ने से चीजें महंगी हुई, चीजें महंगे होने से आपने अपनी डिमांड कम करी, डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम होने से अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने से कॉन्ट्रैक्शन के फेज पे पहुंच गए। सो अब कॉन्ट्रैक्शन की फेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? एक्सपेंशन की फेज की उल्टी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अब दोबारा से इसका जवाब तो आप बहुत आसानी से दे पाओगे। जब आप कॉन्ट्रैक्शन के फेज में होते हो तो मतलब यहां पे ना सब गलत गलत हो रहा होता है, सब गलत गलत हो रहा होता है। इसका मतलब ये है, कहानी वहीं से शुरू होगी कि जो मेरी इकोनॉमी है उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाती है, और इकोनॉमिक एक्टिविटी के कम होने का मतलब होता है कि प्रोडक्शन का कम हो जाना, प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और प्रोडक्शन के कम होने का मतलब क्या होता है बेटा? इन्वेस्टमेंट का कम हो जाना।
और इन्वेस्टमेंट के कम होने से क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगी, मतलब फैक्ट्रियां कम लगेंगी। फैक्ट्रियां कम लगने का मतलब क्या हो गया कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट कम मिलेगी, तो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट यहां पे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसका और मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया तो मतलब लोगों की इनकम गिर गई, और इनकम गिर गई तो अब वो डिमांड भी नहीं करेंगे, डिमांड भी गिर गई, और जब डिमांड गिर जाएगी तो ये कहानी वापस शुरू हो जाएगी, प्रोडक्शन भी गिर जाएगा, और प्रोडक्शन गिर जाएगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम। तो मतलब ये मेरा कौन सा फेज आ गया है, इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन का फेज। मतलब कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि मेरी जो इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो सिकुड़ रही है, वो कम हो रही है उसके अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो दिस इज कॉन्ट्रैक्शन का फेज। अगर आप इसको कंपेयर करोगे एक्सपेंशन के फेज का, उल्टा होता है, और यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। इधर आ जाएंगे, क्या कह रही है, इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू ग्रो एंडलेसली, कि कुछ भी अच्छा टाइम हमेशा नहीं चलता है। जैसे हमने अभी बोला, एक बार अगर आप पीक के फेज पे पहुंच जाते हो, डिमांड आपका होल्ट हो जाता है, क्योंकि डिमांड आपका रुक जाता है, डिमांड स्टेगनेंट हो जाता है, एंड उसके बाद जब आप देखते हो ना कुछ सेक्टर में तो ये गिरना भी शुरू हो जाता है, मतलब उसके बाद फिर आप गिरावट देखते हो। जब आप कॉन्ट्रैक्शन के फेज में होते हो तो क्या होता है, अभी कहानी से ये पॉइंट उठाएगा, इन्वेस्टमेंट गिरता है और एम्प्लॉयमेंट गिरता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। अच्छा, ये क्या होता है, इसमें ना एक कहानी है, और वो कहानी क्या है कि अभी तक मैं प्रोड्यूसर था, अब ऐसे मानना कि आप बिजनेसमैन थे, आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में जी रहे थे जहां पे सब अच्छा अच्छा हो रहा था, एक्सपेंशन का फेज चल रहा था, आप खुश थे, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप फैक्ट्रियां लगा रहे हो, आप मजे से सामान बना रहे हो, है ना। क्या आपको एकदम से पता लग जाएगा बैठे बैठे कि भाई कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है, या आपको टाइम लगेगा ये समझने में कि भाई कॉन्ट्रैक्शन आ चुका है। आप इमेजिन करो ना, आपको कैसे पता लगेगा, आप तो एक्सपेंशन के फेज में हो, आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हो कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बट पीछे से क्या हो रहा है कि डिमांड कम होना शुरू होगी है। जब डिमांड कम होना शुरू होगी, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ना कि जो सामान मैं बना रहा हूं उसको कोई खरीद नहीं रहा है, ये टाइम गैप होता है। सो प्रोड्यूसर हैं वो एकदम से समझ नहीं पाते हैं कि इकोनॉमी में चेंज आ चुका है। यहां पे लिखा हुआ है, प्रोड्यूसर डू नॉट इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ द इकोनॉमी, उनको नब्ज नहीं समझ में आती इकोनॉमी की, तो वो क्या करते हैं, वो सामान बनाते रहते हैं ये सोच के कि भाई डिमांड है, जबकि एक्चुअल में डिमांड खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है चीजों की, प्रोडक्शन बढ़ गई ना, सामान तो उन्होंने बना दिया बट उसको खरीद कोई नहीं रहा है, डिमांड नहीं है। तो इसका मतलब है ये अभी जो गैप है वो इंक्रीज हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सुनना, ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन फॉल इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो ये हमने समझ लिया कि भाई जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो इंप्लॉयमेंट आपकी कम होती है, इन्वेस्टमेंट कम होती है, बट जो प्रोड्यूसर है उनको इंस्टेंटली समझ में नहीं आता है पल्स ऑफ द इकोनॉमी, उनको नहीं समझ में आता कि ऐसा हो गया, एंड दे कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल ऑफ डिमांड, उनको लगता है कि डिमांड आज भी है प्रोडक्ट की, और इसी वजह से वो एग्जिस्टिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन करते रहते हैं, वो उतना ही सामान बनाते रहते हैं। इससे होता क्या है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, डिस्क्रिपेंसी आ जाती है, डिस्क्रिपेंसी मतलब मिसमैच आ जाता है डिमांड और सप्लाई में। तो सप्लाई तो ज्यादा होगी बट चीजों के डिमांड नहीं है, और सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, डिमांड नहीं है। और इससे होता क्या है, इनिशियली ये पहले तो आपको कुछ सेक्टर में देखने को मिलेगा, पर धीरे धीरे पूरी इकोनॉमी में आपको ये देखने को मिलता है, सारे ही सेक्टर्स में ये गैप देखने को मिलता है डिमांड और सप्लाई में। अब जब ये प्रोड्यूसर को समझ में आता है कि भाई जो सामान मैं बना रहा हूं उसकी डिमांड नहीं है, जब उसको ये समझ में आ जाता है, अब वो प्रोडक्शन को रोक देगा। और प्रोडक्शन को रोकने का मतलब है कि अब जिन जिन लोगों से उसको रॉ मटेरियल खरीदना था उनको बोलेगा अब और रॉ मटेरियल मत भेजो मुझे, क्योंकि मैं सामान नहीं बनाऊंगा, क्योंकि जो मैं सामान बना रहा हूं उसकी डिमांड नहीं है। सो प्रोड्यूसर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट, जब उसको ये समझ में आ गया कि भाई उसने तो एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट कर दी है, उसने तो ओवर प्रोडक्शन कर दी है, तो प्रोड्यूसर इसको रिस्पोंड कैसे करता है, वो अपनी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान को रोक देता है। जो भी उसने ऑर्डर दिए हुए ना मशीन्स के, रॉ मटेरियल के, लेबर वगैरह के, वो सब कुछ रोक देता है, कहते हैं मेरे को नहीं बनाना है सामान, इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। जिससे बहुत सारी चीजें एक साथ होती हैं, बहुत सारे एक साथ रिएक्शंस आते हैं इनपुट मार्केट के अंदर भी, क्योंकि अगर आप रॉ मटेरियल कैंसिल कर दोगे, रॉ मटेरियल के ऑर्डर, तो रॉ मटेरियल की डिमांड भी गिर गई। अगर आप कह रहे हो लेबर में कोर्स नहीं चाहिए, तो लेबर की डिमांड भी गिर गई। तो काफी सारी मार्केट के अंदर आपको एक साथ रिएक्शन देखने को मिलता है इनपुट मार्केट में। प्रोड्यूसर्स ऑफ कैपिटल गुड, आपने मशीन का ऑर्डर कैंसिल कर दिया तो जो कैपिटल गुड की डिमांड है वो भी कम हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी उनके ऑर्डर आपने कैंसिल कर दिए ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड उनका गिरना शुरू हो गया। ये आपका टर्निंग पॉइंट होता है और यहां से रिसेशन
शुरू होता है। मैम रिसेशन शुरू होता है मतलब क्या? जब किसी भी इकोनॉमी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन एक लंबे समय तक चला जाता है उसको हम कहते हैं रिसेशन, कि भाई अब आपकी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है, राइट। सो हो क्या रहा है कि इनपुट की डिमांड गिरी, क्योंकि आपने ऑर्डर कैंसिल कर दिया ना इनपुट के, रॉ मटेरियल के, उनकी डिमांड गिर गई तो इनपुट के प्राइसेस कम हो गए। लेबर के, आप लेबर कैंसिल कर दिया तो बेटा जो लेबर कैंसिल करने से लेबर की इनकम कम होगी, सो इनकम ऑफ वेजेस कम होगी। एंड क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कम यहाँ पे इस फेज के अंदर, तो लोन नहीं लेना चाह रहे, तो इंटरेस्ट अर्नर उनका इनकम गिर गया। जो लोग इनकम कमा ही इंटरेस्ट से रहे थे आपको लोन देकर, और अब आप उनसे लोन नहीं लेना चाह रहे हो, तो उनका इंटरेस्ट इनकम भी गिर गया, जिससे क्या हो गया, डिमांड कम हो गया गुड्स एंड सर्विसेज का। एंड प्रोड्यूसर अब क्या करेंगे, अब सुनना, अब डिमांड और सप्लाई का मिसमैच है। अब आपने सामान तो इतना बना के रख दिया है और उसकी डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर, अब आप क्या करोगे, अब इंपल्सिव हो जाओगे, आप बोलोगे चलो यार डिस्काउंट देता हूं सामान बेचो। सो प्रोड्यूसर डिस्पोज ऑफ करेंगे अपनी इन्वेंट्री को अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए, मतलब अब वो अपने सामान को बेचेंगे डिस्काउंट के ऊपर, जिससे अब कंज्यूमर क्या बोलेगा कि अच्छा अब ये डिस्काउंट दे रहा है ना, मुझे तो पता है कि इसने अभी 10% का डिस्काउंट दिया है, फ्यूचर में ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, तो कंज्यूमर और शाना हो जाएगा और कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा कि प्रोड्यूसर अपने प्राइस को और बढ़ाएगा। तो कंज्यूमर बोलेगा अभी 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना, तो अब नहीं खरीदूंगा, जब ये 15% का डिस्काउंट देगा तब खरीदूंगा, तो वो अपनी परचेजेस को पोस्टपोन कर देते हैं। तो प्रोड्यूसर और फंस जाता है कि भाई मैंने तो डिस्काउंट दिया तो भी नहीं कोई सामान खरीद रहा। विद रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग डिमांड और गिर जाती है एंड जनरली कोजिंग फॉल इन प्राइस, फिर प्रोड्यूसर को अपने प्राइस और गिराने पड़ते हैं। तो ये जो गैप है डिमांड और सप्लाई का और बढ़ता चला जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर सामान बेचना चाह रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, बट कंज्यूमर उसको ले ही नहीं रहा। कंज्यूमर को लग रहा है जब प्राइस और गिरेंगे तब खरीदूंगा, तो मतलब ये गैप डिमांड और सप्लाई का बढ़ता चला जाता है और ये जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाती है और रिसेशन और सिवियर हो जाता है। मतलब आप अब इकोनॉमी जो है ना डिप्रेशन की फेज की तरफ आगे बढ़ रही है। इन्वेस्टमेंट कम होती है, अपनी प्रोडक्शन कम होता है इस फेज के अंदर, इंप्लॉयमेंट कम होता है, जिससे बेटा इंप्लॉयमेंट कम होने का मतलब क्या है, लोगों की इनकम का कम होना। मैंने आपको बोला था ना, वो छोटा सा चार्ट अगर आपको समझ में आ गया जो मैंने बनवाया है, बस खत्म है, फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं, वो रेपिटेशन है। इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम होने से डिमांड कम होगी, डेफिनेटली आप चीजें डिमांड कम करोगे, कंज्यूम कम करोगे। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आप क्या, अगर आप प्रोड्यूसर हो तो कैपिटल गुड की डिमांड कम होगी, उनको आप कम कंज्यूम करोगे। कंज्यूमर हो तो आप कंज्यूमर गुड की डिमांड कम करोगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है। अब ये ऐसा फेज होता है जब बिजनेस फर्म्स ना नेगेटिव हो जाती है। पेसिमिस्टिक का मतलब है नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मतलब उनको लग रहा है इकोनॉमी नहीं आगे जाने वाली है एंड उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि प्रॉफिट गिरते हुए चले जाएंगे, जिससे वो और इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बैंक का क्रेडिट गिर जाता है, कोई लोन नहीं लेना चाहता। क्यों? क्योंकि जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर रहा है, प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कंज्यूमर खर्चा नहीं कर रहा, तो लोन कौन लेगा? तो जो बैंक का क्रेडिट है वो गिर जाता है, क्योंकि बोरोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, क्योंकि कोई लोन नहीं लेना चाह रहा है। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस लोवेस्ट के ऊपर है, मतलब मैं एक इन्वेस्टर हूं, मेरे को पता है कि कंपनी का प्रॉफिट तो गिरा है, तो मैं कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस के अंदर इन्वेस्ट नहीं करती हूं, तो उसके प्राइस गिरना शुरू हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है डिस्पाइट फॉल इन द वेज रेट, अनएम्प्लॉयमेंट हाई होता है एंड ये प्रोसेस जो होता है ना रिसेशन का, वो ऐसे ही कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद जो मेरी इकोनॉमी है वो फोर्थ फेज के अंदर एंटर करती है, दैट इज ट्रफ एंड डिप्रेशन फेज। तो जब आप रिसेशन भी बहुत ज्यादा सिवियर हो जाता है, सिवियर का मतलब कि रिसेशन भी काफी टाइम तक चल गया, फिर इकोनॉमी डिप्रेशन में चली जाती है, इसको हम ट्रफ फेज भी कहते हैं। सो डिप्रेशन इज द सिवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन एंड इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीमली स्लगिश इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कोई ना के बराबर ही प्रोडक्शन हो रही होती है। और इस फेज में जब इकोनॉमी होती है, ये आता है एमसीक्यू, ग्रोथ रेट कम नहीं होता, नेगेटिव हो जाता है, ग्रोथ रेट बिकम्स नेगेटिव और नेशनल इनकम कम, रैपिडली डिक्लाइन होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम, डिमांड कम होगी, डिमांड फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, प्राइस अपने लोवेस्ट के ऊपर होते हैं, मतलब गिर जाता है इकोनॉमी में बिल्कुल चीजों के प्राइस एट द लोवेस्ट एंड डिक्लाइन रैपिडली फोर्सिंग
और बेटा प्राइस अगर कम होंगे, आप सोचो जो सामान आप बना रहे हो, बेच रहे हो, उसके प्राइस ही बहुत कम है, तो जो प्रोड्यूसर है ना, वो प्रोड्यूसर सामान नहीं बेचना चाहेंगे, तो जिससे इकोनॉमी में फर्म्स बंद होना शुरू हो जाती, फैक्ट्रियां। सो फोर्सिंग फर्म टू शट डाउन देयर प्रोडक्शन फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि कंपनीज अपने काम को कर नहीं पा रही हैं। और अगर फैक्ट्रियां बंद होंगी तो आप बोलोगे लेबर को जाओ, घर जाओ अपने। कंपनीज आर अनेबल टू सस्टेन देयर वर्कफोर्स। वो काम अपने लेबर को रख नहीं पाती है, तो उनको अपने लेबर्स को, एम्प्लॉय को हटाना पड़ता है। तो जिससे क्या हो गया बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जाता है, माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। जहां से कंज्यूमर की अब जो डिस्पोजेबल इनकम है, जिससे वो खर्चा करते थे, वो पैसा उनके पास नहीं बचता है। तो अब देखो कितना सीवियर सिचुएशन है डिप्रेशन फेज के अंदर। और ये भी एमसीक्यू आता है इसके ऊपर, एक टिपिकल फीचर क्या है डिप्रेशन फेज का, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट गिरते हैं। इंटरेस्ट रेट इसलिए गिरते हैं क्योंकि कोई लोन नहीं लेना चाहता, इधर सब सस्ता है। लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपल डिमांड। अब इंटरेस्ट रेट सस्ता है। अब आप मुझे बताओ, आप कह रहे हो कि आपके पास 100 रुपए हैं, ये लाइन आपको तभी समझ में आएगी। आपके पास 100 रुपए हैं, है ना, और मैं कह रही हूँ बैंक में आपको 1% का इंटरेस्ट मिल रहा है। 100 रुपए को बैंक में रखोगे या हाथ में रखोगे? आप बोलोगे 1% का इंटरेस्ट मैं क्या करूंगा कमा के, हाथ में रखूंगा। तो आपकी जो डिमांड है फॉर होल्डिंग द मनी इन हैंड, जिसको हम कहते हैं डिमांड फॉर मनी, वो इंक्रीज हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग बैंक में पैसा नहीं रखना चाहते। लोगों की डिमांड फॉर होल्डिंग लिक्विडिटी मनी, मतलब कैश में पैसा रखने की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। बट यहाँ पे सैड बात पता क्या है, कि इंटरेस्ट रेट कम है बट फिर भी लोन लेने के लिए बैंक के पास कोई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर नेगेटिव स्टेट में है, उनको पता है कि प्रॉफिट मेरे को होना नहीं है, और कंज्यूमर के पास खर्चा करने का कोई मोटिवेशन नहीं है। डिस्पाइट द लोअर रेट, क्रेडिट डिक्लाइन होती है, उसकी डिमांड कम है, लोन कोई लेना नहीं चाह रहा क्योंकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर चुका है। एंड ऐसा भी होता है दैट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑल्सो फॉल्स ड्यू टू पॉसिबल बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब कि क्रेडिट है ही नहीं है लोगों के, जो आपके बैंकर्स हैं उनके पास पैसा ही नहीं है लोगों को देने के लिए। ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि आप समझो, लोन का ये जो सिस्टम है चलता कैसे है, कि आप बैंक के पास पैसा रखवाते हो, फिर बैंक उस पैसे को लोन पे देता है। तो अगर आपके पास खुद पैसा नहीं है तो बैंक के पास आप पैसे नहीं रखवा रहे। अभी बोला ना कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो आप बैंक के पास पैसा नहीं रखोगे, आप हाथ में पैसा रखोगे। तो बैंक के पास लोग पैसा रखवा ही नहीं रहे, तो लोगों को लोन पे देने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं है। इंडस्ट्रीज, सुना, जो कैपिटल गुड्स बनाती हैं वो इंडस्ट्रीज गिरना शुरू हो जाती हैं, उनकी डिमांड स्पेशली। जो कंज्यूमर गुड्स बना रही है उनकी डिमांड गिरना शुरू होती है। मतलब गिरती तो सारे ही सेक्टर्स में है बट इनको ज्यादा इंपैक्ट होता है। बहुत ज्यादा बैंकरप्सी और लिक्विडेशन कंपनीज की आपको इसी फेज में देखने को मिलती है, बिजनेस बंद होते हैं यहाँ पे। सो कहता है कि जब डिप्रेशन की डेप्थ होती है ना, तो आप मान के चलना, जब डिप्रेशन अपने लोएस्ट फेज पे होता है, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अपने बॉटम को टच करती हैं एंड इकोनॉमिक के अंदर ट्रफ फेज आ जाता है, इसको हम कहते हैं लोएस्ट पॉइंट। एंड ये एक ऐसा फेज है बेटा जहां पे लोग बहुत ज्यादा अनसेटल्ड होते हैं, एगोनाइजिंग पीरियड होता है लोगों के लिए, मतलब एंग्जाइटी का पीरियड होता है, लोगों को बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस होता है। एंड ऐसा एक पीरियड इकोनॉमी ने एक्चुअल में देखा भी था 1929 से लेकर 33 का जो पीरियड चला था, जहां पे लोगों ने बहुत ज्यादा मिजरी फेस करी थी। तो ये 4 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, एक्सपेंशन का फेज, पीक का फेज, कॉन्ट्रैक्शन का फेज, उसके बाद इकोनॉमी रिसेशन में जाएगी, फिर डिप्रेशन के अंदर जाएगी, और मैम इसके बाद क्या, अब इसके बाद अच्छे दिन आएंगे क्योंकि आपने बुरा टाइम देख लिया है। अब इसके बाद इकोनॉमी रिकवरी के फेज के अंदर जाती है। तो अगला फेज क्या होता है, रिकवरी का फेज। अब चीजें बेटर होना शुरू होती हैं। तो कहता है इकोनॉमी अब हमेशा कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकती एंडलेसली, मतलब हमेशा एंडलेसली बुरा टाइम तो नहीं चल सकता, है ना। तो कहता है कि जब वो अपने लोवेस्ट फेज के ऊपर पहुंच जाती है, लोवेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, उसको हम ट्रफ फेज कहते हैं, उसको हम डिप्रेशन कहते हैं, बट उसके बाद इकोनॉमी रिकवरी करना शुरू होती है। तो ये जो चार्ट ऐसे बना था वो इसी वजह से तो बना था कि आपने ऐसे आपने एक्सपेंशन किया, पीक पे पहुंचे ऐसे, ठीक है, फिर आप नीचे आए कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर, आपने लोएस्ट टच देखा, फिर आप रिकवरी में चले गए। तो अब ये जो फेज है, ये फेज कौन सा है, रिकवरी का फेज है। सो सुना ध्यान से, कहता है दो ट्रफ जनरली लास्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय तक तो इकोनॉमी देखती है बुरा टाइम, बट उसके बाद पेसिमिज्म, नेगेटिविटी एंड हो जाती है और ऑप्टिमिज्म की शुरुआत होती है, मतलब इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करती है। तो जो एंटायर प्रोसेस अभी तक चल रही थी वो प्रोसेस का रिवर्सल होता है।
इसके ऊपर एमसीक्यू आता है। सबसे पहले ये जो आपको चेंज देखने को मिलता है नेगेटिव से पॉजिटिव के अंदर, वो चेंज आपको देखने को मिलता है लेबर मार्केट में। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिवर्सल इनिशियली अपने को कहां पे फेस करने को मिलती है? लेबर मार्केट में फेस करने को मिलती है। और ये लेबर मार्केट में प्रोसेस क्यों देखने को मिलती है, पहले हम समझेंगे इसको। तो आप अभी आप देखो, जो डिप्रेशन का फेज था वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट जीरो है, ये बात तो आप मान रहे हो ना, मतलब जो भी नहीं है लोगों के पास, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो। तो अब आप घर पे बैठे हो और आप सोच रहे हो यार कोई मेरे को जॉब दे दे, चाहे मेरी जितनी कैपेबिलिटी है उससे कम प्राइस में मेरे को रख ले, कम पैसे में मेरे को रख ले, मैं तो भी जॉब करने के लिए रेडी हूं। तो आप चले जाओगे ना, आप मान रहे हो ना इस बात को। तो लोग इतना सफर कर चुके होते हैं डिप्रेशन के फेज में कि वो अपनी स्किल से कम पैसे पे भी जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहां से चीजें बदलना शुरू होती हैं। तो धीरे धीरे जब प्रोड्यूसर को दिखता है कि हाँ मेरे को सस्ता लेबर मिल रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो सामान बनाना शुरू करेगा, तो प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होगा, तो और लेबर वो रखेगा, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो जैसे इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ना शुरू होगी। तो लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोग खर्चा भी करना शुरू करेंगे, इन डिमांड बढ़ेगी तो फिर से वो कहानी शुरू हो जाएगी कि डिमांड बढ़ेगी तो फिर लोग प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो फिर इंप्लॉयमेंट ज़्यादा, फिर इनकम ज़्यादा, फिर ऐसे मेरी इकोनॉमी धीरे धीरे रिकवरी के स्टेज पे आ जाएगी। तो ये जो चेंज है डिप्रेशन फेज से रिकवरी का, ये चेंज हमें सबसे ज्यादा पहले कहाँ पे देखने को मिलता है? लेबर मार्केट में देखने को मिलता है। कहता है परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट होगी थी ना, परवेसिव मतलब बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी थी, जिससे जो लेबर हैं वो फोर्स हो गए, मजबूर हो गए वो कि वो काम एक्सेप्ट कर रहे हैं वेजेस लोअर देन द प्रिवेलिंग रेट, कि मेरे को सस्ते में रख लो भाई, तुम कम पैसे दे दो बट मेरे को रख लो। प्रोड्यूसर अब सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे को सस्ता लेबर मिल रहा है ना, तो मेरी तो कॉस्ट कम हो जाएगी सामान बनाने की, तो बेटर बिजनेस इन्वायरमेंट उनको लगता है कि सस्ते में सामान बनाऊंगा और सस्ते में बेच दूंगा, कोई बात नहीं, प्राइस तो वैसे ही नहीं है बट बनेगा सस्ते में तो सस्ते में बेच दूंगा, मेरा फायदा हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं। सो ये टाइम पे बिजनेस का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इट टेक्स ऑफ, और वो बेटर होता है, और जिससे बिजनेस इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं दोबारा से। एंड बेटा जब बिजनेस इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो सामान बनेगा, ठीक है। और फिर क्योंकि अगर आप बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे तो वो लोन लेने के लिए बैंक में जाएंगे, तो वो क्रेडिट दोबारा से बढ़ना शुरू होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, नई टाइप की मशीन आएगी, कैपिटल गुड आएंगे, तो मशीन आएगी, कैपिटल गुड आएगी तो उनकी भी डिमांड बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड अगर बढ़ेगी तो चीजों के प्राइस बढ़ेंगे, फिर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म एक्ट एज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस। तो प्राइस बढ़ने से क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ता है, फिर वो ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो ये अपने आप में इकोनॉमी क्या बन जाती है? इकोनॉमी ग्रो करना शुरू करती है। तो प्राइस मैकेनिज्म इन्फ्लुएंस करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी को। फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे क्या आप बना रहे हो, कितना बना रहे हो, जिसको डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस डिसाइड करते हैं। सो कहता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है ना, स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, तो इकोनॉमी रिकवरी की फेज में आती है, और ये टर्निंग पॉइंट होता है डिप्रेशन से एक्सपेंशन में जाने का। तो अब मेरी इकोनॉमी डिप्रेशन से बाहर आके एक्सपेंशन की तरफ वापस जाती है। तो ये 5 फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, वो डीप में एक्सप्लेन किया। अगर आपको ये समझ में आया हो कि सिर्फ जो मैंने आपको सिखाया था, वो एक छोटा सा ये जो चार्ट मैंने आपको बनवाया था, ये कॉन्ट्रैक्शन का है, एक्सपेंशन का इसका उल्टा होगा, ये 2 चीजें अपने को समझ में आ गई तो पूरा फेज आपको समझ में आएगा। जो पीक वाला फेज होता है, पीक वाला जब हाईएस्ट फेज होता है, राइट, एंड जो लोएस्ट फेज होता है ट्रफ वाला, इन दोनों पॉइंट्स को कलेक्टिवली बोला जाता है टर्निंग पॉइंट्स। टर्निंग पॉइंट्स, और मैम इनको टर्निंग पॉइंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो यहां से इकोनॉमी टर्न मारती है। जब आप अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर होते हो, इसके बाद आप नीचे आते हो, तो दिस इज योर टर्निंग पॉइंट, और जब आप लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होते हो फिर आप वापस जाते हो, तो ये भी टर्निंग पॉइंट है। तो इन दोनों पॉइंट को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। ये एग्जाम में एमसीक्यू आता है, ठीक है। तो ये डन है, यस। अच्छा बेटा आगे फिर ये कहानी वही लिखी हुई है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो फिर पुरानी कहानी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, है ना, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो लोगों की इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से कंज्यूमर खर्चा करेगा, डिमांड बढ़ाएगा, वो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएगा, और स्पेंडिंग बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी, फिर डिमांड बढ़ने से वापस से प्रोडक्शन बढ़ेगी, एंड इन ऑर्डर टू फुलफिल द डिमांड प्रोडक्शन बढ़ेगी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस होंगे। ये कहानी चलती रहती है, और इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगी, और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर एक्सपेंशन आ जाएगा। ऐसे आप कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन की तरफ आते हो।
हाँ, लेकिन ये दोबारा से आपको बता रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बिजनेस साइकिल एक कोई डेफिनेट इनका पीरियड नहीं होता है। नो इकोनॉमी फॉलोज अ परफेक्टली टाइम साइकिल, दैट बिजनेस साइकिल आर एनीथिंग बट रेगुलर। इसका मतलब है कि बिजनेस साइकिल रेगुलर भी नहीं होते हैं। हर एक बिजनेस साइकिल की इंटेंसिटी अलग होती है और उसका लेंथ अलग होता है। कोई बिजनेस साइकिल 6 महीने चलेगा, कोई कई साल भी चलता है, कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई नहीं बता सकता कि कौन सा फेज कितने साल तक चलेगा, और उसकी इंटेंसिटी अलग होती है, उसका इंपैक्ट हर बार अलग होगा, कोई सेट पैटर्न नहीं है, राइट। तो इसने वही लिखा हुआ है कि कुछ तो फेजेस ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं, कुछ कम समय तक चलते हैं। सो दिस इज द पॉइंट जो आपने पहले देख भी लिया था। सो ये बहुत मुश्किल है प्रिडिक्ट कर पाना कि बिजनेस साइकिल का टर्निंग पॉइंट कब आएगा। मतलब अगर अभी आप एक्सपेंशन के फेज में हो, अब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में कब जाएगी ये पता लगाना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमिस्ट बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज को यूज करते हैं बिजनेस साइकिल को मेजर करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कि इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, जिनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। बट ये आप एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है। तो अब जो अगला कंसेप्ट आएगा वो इंडिकेटर्स का है ना। तो इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, इनको हम ना, इंडिकेटर का मतलब होता है, इनको हम फ्लैग्स कह सकते हैं कि भाई फ्लैग कह दो, या आप इंडिकेटर का मतलब होता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लेना कि ये होने वाला है। आप समझ रहे हो। तो इंडिकेटर का मतलब होता है कि कुछ तो अपने को चीजें दिखाई देने लग जाएंगी जिससे समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी किस साइड हो रही है। तो अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई देगी तो मतलब हम ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि एक्सपेंशन होगा, और अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होती हुई दिखाई दे रही है तो हम ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है। सो ये सब कुछ इकोनॉमिस्ट करते हैं। ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये फ्लैग्स होते हैं, एक तरीके के अलर्ट्स होते हैं कि चेंज आने वाला है बिजनेस साइकिल के अंदर। ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर, और तीसरा होता है कोइंसिडेंट, इनको हम कॉन्करेंट इंडिकेटर भी कहते हैं। लीडिंग का मतलब होता है कि आपको ना लीडिंग इंडिकेटर का मतलब होता है कि आपको ना कुछ चेंज देखने को मिल जाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, चेंज आने से पहले कुछ आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैं कह दूं किसी कंपनी के, या आप ऐसे मानो कि स्टॉक मार्केट आपका बढ़ ही रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, फ्लरिश कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, भाई क्या इंडिया के अंदर कितना बूम चल रहा है, तो मतलब मेरे को पता ना इकोनॉमी एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है। समझ में आ रहा है। या फिर बहुत ज्यादा कस्टमर के ऑर्डर आने शुरू हो गए आपके प्रोडक्ट के लिए, तो आप क्या बोलोगे, डिमांड बढ़ गई मेरी, तो मतलब एक्सपेंशन फेज आने वाला है। तो ये सारे इंडिकेटर है लीडिंग इंडिकेटर। तो लीडिंग इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि कुछ तो आपको ऐसा इंडिकेटर दिखाई दे रहा है जिससे आपको पता है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बाद में बढ़ी है, उसके होने के आसार आपको पहले दिखाई देंगे, इसको हम कहते हैं लीडिंग इंडिकेटर। ये उल्टा भी हो सकता है कि सडनली आपके कस्टमर के ऑर्डर आना बंद हो गए, तो मतलब ऐसे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्शन आने वाला है, राइट। तो इस टाइप के इंडिकेटर को लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। दूसरे होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। तो लैगिंग इंडिकेटर क्या है कि पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी, तो पहले आपका डिमांड गिर चुका है, प्रोडक्शन कम हो गया, उसका इंपैक्ट क्या है, तो लैगिंग इंडिकेटर को मैं कहती हूँ इंपैक्ट क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया आपका, ठीक है, कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी या कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी, तो ये क्या है, लैगिंग इंडिकेटर है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आया ना, उसका इंपैक्ट। और तीसरे होते हैं कॉन्करेंट इंडिकेटर, इनको हम कोइंसिडेंटल इंडिकेटर भी कहते हैं। ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो चेंज के साथ साथ चलते हैं, क्या आपको साथ साथ में ही दिखता है कि कुछ तो इकोनॉमी में चेंज हो रहा है। सो ये 3 टाइप के इंडिकेटर होते हैं। सबसे पहले क्या है, लीडिंग इंडिकेटर। तो लीडिंग इंडिकेटर इज बेसिकली अ मेजरेबल इकोनॉमिक फैक्टर। तो ये एक मापने का तरीका है दैट चेंजेस बिफोर द इकोनॉमिक स्टार्ट टू फॉलो अ पैटर्न। और ये पहले चेंज होगी, मतलब ये जो इंडिकेटर्स हैं ये पहले शो होंगे, फिर इकोनॉमिक के अंदर पैटर्न बनना शुरू होता है, फिर इकोनॉमिक के अंदर कोई पैटर्न या ट्रेंड बनता है, मतलब फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लीडिंग इंडिकेटर वो वेरिएबल हैं जो चेंज होते हैं बिफोर द आउटपुट चेंजेस। मैंने वही तो बोला, इकोनॉमिक एक्टिविटी बाद में चेंज होगी, पहले ये चेंज होते हैं, इसको हम लीडिंग इंडिकेटर कहते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर चेंज होते हैं प्रायर टू चेंज ऑफ द इकोनॉमिक एडजस्टमेंट। तो लीडिंग इंडिकेटर के केस में इकोनॉमिक एक्टिविटी बाद में चेंज होती है, पहले ये चेंज होगी, डिमांड आना, डिमांड का कम होना, ज्यादा होना, ऑर्डर का कम होना, ज्यादा होना, प्राइस का कम होना, ज्यादा होना स्टॉक का, ये सब क्या लीडिंग इंडिकेटर है। जैसे कि इसने एग्जांपल दिए हुए, पढ़ लेना, इन्हीं के ऊपर एमसीक्यू आते हैं। स्टॉक प्राइसेस का चेंज होना, प्रॉफिट मार्जिन का चेंज होना, ठीक है,
जैसे कि सडनली हाउसिंग के आप सच एज हाउसिंग के प्राइस बढ़ गए, इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज आना, ये सब क्या है बेटा, ये साइन है अप टर्न्स और डाउन टर्न के कि कुछ तो चेंज आने वाला है। सिमिलरली अगर आपको नए कंज्यूमर गुड्स के ऑर्डर आ रहे हैं, प्लांट इक्विपमेंट के ऑर्डर आ रहे हैं, लोग ना बहुत ज्यादा बिल्डिंग के लिए परमिट्स ले रहे हैं, मतलब हाउसिंग परमिट ले रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन बढ़ने वाली है। फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग स्लोअर डेरिवेटिव्स, इंडेक्स ऑफ कंज्यूमर कितना खुश है, कंज्यूमर कितना ग्रो कर रहा है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस का इंडेक्स क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये फोरकास्ट कर रहा है कि कुछ तो चेंज आने वाला बिजनेस साइकिल में। सो अगर कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस हाई है, उसका इंडेक्स ये शो कर रहा है, मतलब एक्सपेंशन की तरफ इकोनॉमी जा रही है। तो पहले जब चीजों में चेंज दिखने लगता है, उसके बाद अगर आउटपुट चेंज हो रही है, तो ये जो चीजों में चेंज दिखा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या शो कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होगी, दिस इज लीडिंग इंडिकेटर। और दूसरे होते बेटा लैगिंग इंडिकेटर। अच्छा, इसने अभी बताया नहीं, लीडिंग इंडिकेटर कहता है इसको हम यूज करते हैं इकोनॉमी में चेंजेस को प्रेडिक्ट करने के लिए, लेकिन ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होते। कोई भी नहीं बता सकता कि एक्चुअल में, अगर कोई नहीं बता पाएगा। अगर मान लेते कि अगर किसी कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस इंक्रीज हो रही है, ये कोई श्योरिटी थोड़ी है कि एक्सपेंशन आएगा ही आएगा। कई बार कई सालों लग जाते हैं, कई बार आता ही नहीं है। कहता है इवन एक्सपर्ट डिसएग्री ऑन द टाइमिंग ऑफ दिस सो कॉल्ड लीडिंग इंडिकेटर्स। तो ये वही कह रहा है कि कई बार तो हमें हफ्ते और महीने लग जाते हैं कि स्टॉक के प्राइसेस गिर रहे थे, फिर भी स्टॉक मार्केट क्रैश नहीं हुई है, और कभी हो भी ना, ऐसा भी हो सकता है। सो मतलब लीडिंग इंडिकेटर कोई गारंटी नहीं है कि जो लीडिंग इंडिकेटर शो करे वैसा ही होगा। दूसरे इंडिकेटर्स कौन से होते हैं, लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर इकोनॉमिक की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को शो करते हैं। मैंने क्या बोला, कुछ हो गया है, उसका इंपैक्ट बेटा क्या है, लैगिंग इंडिकेटर है। सो अगर ये इंडिकेटर चेंज हो रहे हैं तो ये आपको कभी देखने को मिलेंगे जब इकोनॉमिक ट्रेंड बन चुका है, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हो चुकी है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो दैट ये वो वेरिएबल है जो चेंज होंगे जब आउटपुट चेंज होगी है। व्हेन द आउटपुट चेंजेस, उनको हम लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं। जैसे कि अगर आपकी आउटपुट कम होगी या आपकी डिमांड कम होगी, तो उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएंगे, लेबर कॉस्ट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपका कम हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि ये हुए हैं क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आया है। पहले आउटपुट चेंज हुई, फिर ये चीजें चेंज हुई, तो ये सब क्या है, इंपैक्ट है, लैगिंग इंडिकेटर है। सो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर लीडिंग इंडिकेटर सिग्नल करते हैं कि कुछ होने वाला है, लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म कर देते हैं कि कुछ हुआ है। सो लैगिंग इंडिकेटर मेजर करते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो चेंज आया उसको, कि क्या इकोनॉमी के अंदर चेंज आया था। और तीसरे टाइप के इंडिकेटर होते हैं कोइंसिडेंट और कॉन्करेंट इंडिकेटर। इनको हम इसलिए कॉन्करेंट इंडिकेटर या कोइंसिडेंट इंडिकेटर कहते हैं क्योंकि ये अकर करते हैं एक साथ, साइमल्टेनियसली विद द बिजनेस साइकिल मूवमेंट, कि आउटपुट भी चेंज हो रहा है और साथ में ये भी चेंज हो रहे हैं, ये दिख रहा है आपको साथ साथ में इसका इंपैक्ट। सिंस दे कोइंसाइड का मतलब क्योंकि साथ साथ में आपको देखने को मिलते हैं विद द चेंज इन द बिजनेस साइकिल, सो दे डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ द बिजनेस साइकिल। तो ये आप बताते हैं कि अभी कौन सा फेज अभी चल रहा है साथ साथ में, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा फेज, राइट। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या है, अगर आउटपुट बढ़ेगा ना किसी भी इकोनॉमी में, तो साथ साथ में उसका जीडीपी बढ़ेगा। तो जीडीपी बढ़ना एक कॉन्करेंट इंडिकेटर है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ रहा होगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रही है तो आउटपुट बढ़ रहा होगा। इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं ना, तो आउटपुट बढ़ रहा होगा। ये सब क्या है, ये कॉन्करेंट इंडिकेटर है। तो साथ साथ में आउटपुट बढ़ रहा है, साथ साथ में ये भी बढ़ते हैं, या अगर आउटपुट कम हो रहा है तो ये भी कम होते हैं, तो ये कॉन्करेंट इंडिकेटर है। तो मतलब ये इंडिकेटर इंफॉर्मेशन देते हैं चेंज ऑफ एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन हो रहा होता है। तो जब चेंज आ रहा होता है उसी टाइम पे आपको पता लग रहा होता है कि चेंज हो रहा है, उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट इंडिकेटर। और लीडिंग में पहले पता लगता है और लैगिंग में बाद में। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। अच्छा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे। सो फीचर्स क्या होते हैं बिजनेस साइकिल के, तो बिजनेस साइकिल कहता है बिजनेस साइकिल ना पीरियोडिकली अकर होते हैं। हाँ, पीरियोडिकली अकर होंगे, एक पीरियड पहले एक्सपेंशन आएगा, फिर उसके बाद अपना कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बट वो सेम रेगुलरिटी से नहीं चलते। ये भी बात सही है कि एक्सपेंशन कितने महीने तक चला उतने महीने तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं चलेगा, और जितना अब एक्सपेंशन चला अगली बार एक्सपेंशन उतने टाइम तक चलेगा, नहीं। ड्यूरेशन भी अलग होती है और उनकी इंटेंसिटी भी अलग होती है, ये ऊपर भी आ चुका पॉइंट, ये फीचर हमें पता है। दूसरा,
बिजनेस साइकिल के डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ। और ये फेजेस सेल्डम डिस्प्ले द स्मूथनेस, हाँ सेल्डम का मतलब है नहीं होगा ऐसा, शायद स्मूथनेस और रेगुलरिटी अपने को देखने को मिलती है। ये हम देख चुके हैं ना कि हर एक बिजनेस जो साइकिल का फेज है वो रेगुलर नहीं होता है, राइट। लेंथ भी इनकी अलग अलग होती है, ये भी हमने देखा कि टाइमलाइन भी इनका अलग अलग होता है, तो ये फीचर भी ऊपर आ चुका है। तीसरा, बिजनेस साइकिल ओरिजिनेट होते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर। यस बेटा, बिजनेस साइकिल फ्री मार्केट इकोनॉमी में आती है, एमसीक्यू अपने को देखने को मिलता है कई बार। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पे तुमने मार्केट के फोर्सेस के ऊपर छोड़ा हुआ है चीजों की डिमांड और सप्लाई को, तो बिजनेस साइकिल आपको वहीं पे देखने को मिलते हैं। और परवेसिव होते हैं, मतलब इनका इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर किसी एक सेक्टर के अंदर चीजें चेंज हुई है ना तो बाकी सारे सेक्टर में भी फैल जाता है, क्योंकि सेक्टर भी तो आपस में जुड़े हुए हैं ना। जैसे कि अगर तुम्हारी कैपिटल गुड की, नहीं सॉरी, अगर तुम्हारी फिनिश गुड की डिमांड कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब तुम फिनिश्ड गुड को नहीं बनाओगे तो उसकी डिमांड कम होगी, तो उसकी आउटपुट कम हो जाएगी। अगर तुम फिनिश्ड गुड नहीं बनाओगे तो ऐसे समझना, फिनिश्ड गुड क्या, मान लेते कि तुम शर्ट बनाते हो, गलत यूनिट खुल गया, मान लेते हैं कि तुम शर्ट बनाते हो और शर्ट की डिमांड कम होगी, तो शर्ट को बनाने के लिए कपड़ा लगता है, तो कपड़े की भी डिमांड कम हो जाएगी ना। तो एक सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आता है ना जब बिजनेस साइकिल का, तो वो बाकी सबको आपको देखने को मिलता है, तो परवेसिव होते हैं नेचर में। इसके ऊपर एमसीक्यू आता है डी पॉइंट के ऊपर, कहता है कि जब भी बिजनेस साइकिल आएगा ना इकोनॉमी के अंदर तो सारे ही सेक्टर अफेक्ट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर है जो ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, जैसे कि कैपिटल गुड इंडस्ट्री ज्यादा इफेक्ट होती है, जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री वो ज्यादा इंपैक्ट होती है, डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट होती है। तो क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्री जो ज्यादा अफेक्ट होती है। हाँ, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर इतना इंपैक्ट नहीं होता, बट इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा इंपैक्ट होता है। बिजनेस साइकिल को समझ पाना कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, ये तो हमें समझ में आई है। ये समझ पाना कि आगे क्या होने वाला है ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उनकी यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। हर बार जिन रीजंस की वजह से एक्सपेंशन आए, मतलब लेट्स से कि अभी कोविड रीजन बना था डिप्रेशन का, अगली बार कोई और कारण बन सकता है डिप्रेशन का, तो कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉजेज सेम नहीं होते, तो ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। तो ये अलग अलग रीजंस की वजह से होते हैं, तो प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है ट्रेड साइकिल की उनके होने से पहले। तो तभी उसने बोला ना कि लीडिंग इंडिकेटर ऐसा कुछ कंफर्म नहीं करता कि क्या होने वाला है। हाँ, इसकी जो रिप्रकशंस है, रिप्रकशंस मतलब इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल को ऊपर हमें देखने को मिलता है कि अगर डिमांड कम हुई तो आउटपुट कम होगी, आउटपुट कम हुई तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम, कंजम्पशन कम, इंटरेस्ट कम, ट्रेड बैड ट्रेड होगा एंड प्राइस लेवल कम, और अगर एक्सपेंशन है तो ये सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब एक चेंज होने से, एक एलिमेंट में चेंज आने से बाकी सारे एलिमेंट के अंदर भी चेंज देखने को मिलता है। ठीक है, बिजनेस साइकिल कंटीजियस होते हैं बेटा और इंटरनेशनल होते हैं इन द नेचर। मतलब अगर यूएसए में डिप्रेशन आ रहा है तो इंडिया के ऊपर उसका इंपैक्ट आएगा, एंड वाइस वर्सा। इंडिया के अंदर डिप्रेशन आ रहा है तो यूएसए में उसका इंपैक्ट आएगा, क्योंकि हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, एक दूसरे के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। सो ये कॉन्टेजियस होते हैं, फैलते हैं। इंटरनेशनल होता है इनका करेक्टर, मतलब ये एक कंट्री से शुरू होते हैं और सारी कंट्रीज में ये फैल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो 1930s का यूएसए में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, सो बाकी जो ब्रिटेन में ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड आया था, इससे बाकी सारी कंट्रीज भी इंपैक्ट हुई थी। और बिजनेस साइकिल जब भी आएंगे ना तो सोसाइटी की वेलबींग के ऊपर एक सीरियस इंपैक्ट आता है। ये अभी हमने ऊपर समझ भी तो लिया है। अब देखो ना, जब डिप्रेशन आया था लोगों की मेंटल हेल्थ कितनी खराब हो जाती है, क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है। सो लोगों की वेलबींग का ऊपर एक इंपैक्ट आता है जब भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल आता है। डन है ये। अच्छा, फिर अगला जो कंसेप्ट है वो है कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल। किन रीजंस की वजह से बिजनेस साइकिल होते हैं? दो रीजन होते हैं, एक होते हैं इंडिजीनियस फैक्टर जिनको हम इंटरनल कॉजेज कहते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल कॉजेज। एक्सटर्नल कॉजेज मतलब ऐसे फैक्टर्स जो बियॉन्ड आर कंट्रोल है, ऐसे मान के चलेंगे। अच्छा, इंटरनल कॉजेज में कौन कौन सी चीजें आती है? ये इंडिजीनियस फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी में बूम या बस्ट आएगा। बूम का मतलब होता है बेटा एक्सपेंशन और बस्ट का मतलब होता है डिप्रेशन। तो इंडिजीनियस मतलब क्या? इंटरनल फैक्टर्स हैं। अच्छा, कौन कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं? देखो, सबसे पहले अगर डिमांड चेंज होगी तो आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर इंपैक्ट आएगा, ये तो हमें पता ही है। अभी तो पता है डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, तो मतलब एक्सपेंशन। और इसका उल्टा कर दे तो तो अगर डिमांड कम हो रही है तो डिमांड कम होने से प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होने से आपका आउटपुट कम होगा, आउटपुट कम होने से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन। और इन्वेस्टमेंट से भी फर्क पड़ेगा, यस।
इन्वेस्टमेंट से, अगर तुम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करोगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने से आउटपुट बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, एक्सपेंशन। और इसका उल्टा गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी इंपैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब होता है ना तो चीजों की डिमांड बढ़ती है, ये समझ लेना। ये हमने डिटेल में वैसे डिस्कस करते हैं जब हम फिजिकल पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, वहां पे हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। सो इससे भी हमारा डिमांड अगर इंक्रीज हो रहा है तो फिर से वही कहानी, डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, एक्सपेंशन। और उल्टा कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ रहा है आपको? फिर कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, कोई मनी सप्लाई का रीजन है, कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है, ये सब क्या इंटरनल कॉजेज हैं, ये हम पढ़ेंगे एक एक करके। इनसे क्या आते हैं बेटा, बिजनेस साइकिल इंपैक्ट करते हैं। दीज आर द रीजंस फॉर बिजनेस साइकिल। और ऐसे ही कुछ एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल रीजंस। तो पहला रीजन क्या है, फ्लक्चुएशन इन डिमांड। ये मैंने आपको बता दिया। ये बोला किसने था, ये कीन्स ने बोला था। कीन्स कौन है, इकोनॉमिस्ट था। उन्होंने क्या बोला कि अगर इकोनॉमी एक्टिविटी के अंदर फ्लक्चुएशंस होती हैं, और कीन्स ने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस क्यों होंगी, जब डिमांड चेंज होगी, बिकॉज ऑफ द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किसने ऐसा बोला था कि बिजनेस साइकिल आते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशन होने से, कीन्स ने बोला था। सो डिमांड का मतलब क्या है कि आप कितने विलिंग हो सामान खरीदने के लिए और कितने एबल हो स्पेंड करने के लिए। सो जो फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है ना, फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब जहां पे डिमांड और सप्लाई डिसाइड कराएगी कि आपको क्या बनाना है, क्या खरीदना है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर पैसा कमाना ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेसेस का, राइट। तो वहां पे अगर डिमांड ज्यादा है तो बेटा ऑटोमेटिकली आउटपुट बढ़ेगा, सो वो ज्यादा सामान बनाएंगे। अब समझो नहीं, यही तो कहानी, मैं ज्यादा डिमांड कर रही हूँ, आपको पता है कि मेरे गुड की डिमांड ज्यादा है, तो बिजनेसमैन सामान ज्यादा बनाएंगे। सामान ज्यादा बनाने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा बेटा। सो ज्यादा आउटपुट होगी, ज्यादा आउटपुट से इनकम भी ज्यादा होगा लोगों का और एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा। एंड इफ एग्रीगेट डिमांड आउटस्ट्रिप एग्रीगेट सप्लाई, हाँ ये एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है कि अगर डिमांड ज्यादा हो गया और सप्लाई नहीं है तो चीजें महंगी होना शुरू हो जाती है, तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है। इसका उल्टा क्या होगा, अगर डिमांड कम है तो डिमांड कम है तो प्रोडक्शन कम होगा, लेसर आउटपुट, कम इनकम, कम एम्प्लॉयमेंट, और इन्वेस्टमेंट अपने स्टॉक को बेचना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस सामान नहीं बना रहा, प्रॉफिट नहीं हो रहा बिजनेस को, तो आप सामान बेचना शुरू कर दोगे स्टॉक को। और अब आप इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करोगे, एफडी में रखोगे। यू विल मेक द सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट। सेफ हेवन मतलब जहाँ पे रिस्क कम है, एफडी में आप रखोगे। एंड ऐसी जगह पे आप रखते हो जैसे कि बॉन्ड हो गया, एफडी हो गया, गोल्ड हो गया, जहाँ पे रिस्क नहीं होता है, ये यूएसए डॉलर ईटीसी। जब ऐसा सिचुएशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है ये, आप वर्कर्स को ले ऑफ करोगे कि जाओ अपने घर जाओ, कंज्यूमर अपनी जॉब खो देंगे, है ना। जॉब खोने से इनकम नहीं होगी और वो चीजें खरीदना बंद कर देंगे, कोई चीजें नहीं खरीदेंगे वो, दे विल स्टॉप बाइंग एनीथिंग बट नेसेसिटी। और अगर उसने कोई चीज खरीदनी है वो चीजें खरीदेंगे कंज्यूमर जो उनकी नेसेसिटी की चीजें हैं। देयरफॉर दैट कॉजेज आर डाउनवर्ड स्पाइरल। तो इससे क्या होता है, डाउन टर्न आता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में इकोनॉमी चली जाती है। बस्ट साइकिल फिर रुक जाता है। ये वही तो कहानी बता रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी डिमांड के बढ़ने से तो एक्सपेंशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन में गए, फिर रुक गया कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन प्राइसेस आर सो लो, जब चीजों की, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ओके। सो यस, सो बेसिकली अगर आप देख पा रहे हो तो ये क्या है कि अगर डिमांड ज़्यादा हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, डिमांड कम हो रही है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी कम होने का मतलब है कि आप कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जा रहे हो। एंड देयर आफ्टर ये जो बस्ट साइकिल है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, वो इवेंचुअली रुक जाता है जब प्राइसेस इतने कम हो जाते हैं कि अभी इन्वेस्टर के पास कोई पैसा ही नहीं बचा खोने को। सो इन्वेस्टर दैट स्टिल हैव दी कैश स्टार्ट टू बाइंग अगेन, और उनके पास कोई पैसा बचा नहीं खोने को, और जिन लोगों के पास पैसा है अब वो दोबारा से चीजें खरीदना शुरू करते हैं। लेकिन ये टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है दोबारा से आप कॉन्ट्रैक्शन से एक्सपेंशन फेज में पहुंचने के लिए, और कई बार कॉन्ट्रैक्शन से आप डिप्रेशन में भी पहुंच सकते हो, जो हमने ऊपर देखा, राइट। और जो अच्छा बेटा, ये जो अब जिसकी बात कर रहे हैं ना इस पॉइंट के अंदर, ये बता रहा है कि जो नेट एक्सपोर्ट है किसी भी कंट्री का, उससे भी डिमांड अफेक्ट होती है। और नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इसका एक इम्पैक्ट आता है नेट फॉरेन डिमांड के ऊपर। तो अगर आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब आपकी चीजों की डिमांड ज्यादा है, तो मतलब एक्सपेंशन होगा। दिस इज अ कॉम्पोनेंट इन दी डिमांड इन द इकोनॉमी, एंड देयरफॉर अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम ज्यादा होता है तो उससे भी बिजनेस फ्लक्चुएशंस आती है। सो कुल मिलाकर ये पूरी कहानी जो इसने बताई उसका क्रक्स ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर डिमांड बढ़ेगा सो इससे इकोनॉमी में बूम आएगा, एक्सपेंशन आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। और डिमांड अगर कम होगा तो कंडीशन
सिवियर होती हैं मतलब रिसेशन आएगा या डिप्रेशन आएगा। अच्छा, ऐसा किसने बोला? ये एमसीक्यू आता है, कीन्स ने बोला था। दूसरा रीजन क्या होता है जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं? दैट इज फ्लक्चुएशन इन द इन्वेस्टमेंट। सिंपल सा कंसेप्ट है, जो ऊपर कहानी लिखी हुई, नीचे कहानी लिखी हुई है, उसका क्रक्स क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो एक्सपेंशन आता है, और अगर इन्वेस्टमेंट कम होता है तो अपना डिप्रेशन आता है। ये क्रक्स है। तो कहता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था कि अगर इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन आती हैं तो वो रीजन बनता है बिजनेस साइकिल का। बिकॉज इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कितनी है, मतलब इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कितना है, वो सबसे ज्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट होता है एग्रीगेट डिमांड का। सो बेसिकली क्या है कि हम इसको ना नेशनल इनकम के अंदर पढ़ते हैं। एग्रीगेट डिमांड निकलता कैसे है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम, ये कंपोनेंट होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, है ना। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, गवर्नमेंट का मतलब, जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कितनी है, और नेट एक्सपोर्ट कितना है, राइट। सो अगर सी आई जी एक्स माइनस एम ये सब कुछ अपना ज्यादा होता है तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ता है, क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब चीजों की डिमांड ज्यादा है, जो कीन्स ने बोला। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होने का मतलब कि आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो। तो मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा मानना था कि इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग का एक बहुत ह्यूज इंपैक्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट में सी भी आता है, आई भी आता है, जी भी आता है, नेट एक्सपोर्ट भी आता है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? इन्वेस्टमेंट है। वो बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट से होता क्या है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट होती है तो ये फ्लक्चुएट क्यों होती है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मैं आपको बिजनेसमैन बना दूं, आप कहां पे इन्वेस्ट करना चाहोगे? मैं उस बिजनेस के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहूंगा या चाहूंगी जहां पे मुझे लगता है कि प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रोड्यूसर की एक्सपेक्टेशन ये है कि प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कब होती है? इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रोड्यूसर। तो अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि अगर प्रोड्यूसर को ऐसा लगता है कि इस बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा तो वो इन्वेस्टमेंट वहां पे ज्यादा करेंगे। या फिर नई अगर इन्वेंशन हो रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, तो भी एंटरप्रेन्योर ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। न्यू इन्वेंशन में ऑल्सो कोज द एंटरप्रेन्योर टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर इनोवेशन होती है तो कॉस्ट कम होती है तो प्रॉफिट ज्यादा होता है। सो दैट प्रोजेक्ट बिकम कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा। या फिर इन्वेस्टमेंट तब भी बढ़ सकती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, क्योंकि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो उनको लोन सस्ता मिलता है, और लोन सस्ता मिलने से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट तीन रीजन की वजह से आपका कम या ज्यादा होता है। एक तो प्रोड्यूसर का एक्सपेक्टेशन क्या है, दूसरा लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, लोन अगर सस्ता है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, एंड तीसरा रीजन क्या है? न्यू इन्वेंशन, अगर आपकी टेक्नोलॉजी बेटर है तो। ठीक है, आगे। सो बेसिकली है क्या जो मैंने आपको बताया कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, राइट। और डिमांड बढ़ने से जो मेरा इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी वो बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा। और इसका उल्टा क्या है? अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो फिर इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगा, मतलब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन की फेज में चली जाएगी। और ऐसे ही गवर्नमेंट स्पेंडिंग तीसरा रीजन होता है जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। सो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज होता है तो एक्सपेंशन आता है, और अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन आता है। ये इस पूरी कहानी का क्रक्स है। तो कहता है कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अंदर फ्लक्चुएशन आएगी तो इसका इंपैक्ट आएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर, राइट, एंड देयरफॉर बिजनेस फ्लक्चुएशन के ऊपर। सो गवर्नमेंट स्पेंडिंग स्पेशली जो ड्यूरिंग द वॉर होती है और आफ्टर द वॉर्स होती है उसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट आता है। इसको अभी के लिए होल्ड कर लो, आगे जाके कंसेप्ट ना डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नीचे जाके, राइट। सो अभी के लिए आप समझो कि अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो आपको एक्सपेंशन आता है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, और अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होता है तो कॉन्ट्रैक्शन आता है। और ये आप ज्यादा बेटर वे से समझ पाओगे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती क्या है, इसका इंपैक्ट कैसे आता है, कैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जब हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट बनाएगी जिससे भी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड इंपैक्ट होती है, ये भी अपने को समझना पड़ेगा। एक सेकेंड दो बस। ओके बेटा, सो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी ना दो टाइप की होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दो टाइप की होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी। ये सब कुछ, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है इसको आप पढ़ते हो चैप्टर नंबर 8 के अंदर, और फिस्कल पॉलिसी क्या होती है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, ठीक है। सो आप सिर्फ इतना समझेंगे,
अगर फिस्कल पॉलिसी ऐसी है जिससे डिमांड बढ़ी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, या आप लिख लें इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमी के अंदर एक्सपेंशन आएगा एंड वाइस वर्सा। और इस टाइप की फिस्कल पॉलिसी को आप कहते हो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। मैम ये क्या होती है, इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर कम से कम 10-15 मिनट की डिस्कशन लगेगी, बट इसकी सही जगह चैप्टर नंबर 7 के अंदर है। अभी के लिए प्लीज आप लिख लें और करेक्ट सीख लें। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। सो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी वो फिस्कल पॉलिसी है जो गवर्नमेंट बनाती है ताकि इकोनॉमी में एक्सपेंशन हो, जिससे डिमांड बढ़े तो एक्सपेंशन आता है। और मैम दूसरी क्या होती है इसका उल्टा, दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाएगी उससे इकोनॉमी में डिमांड का कम होता है, डिमांड कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन आती है। और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, आरबीआई बनाता है, और ये बेसिकली बनाई जाती है टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। इससे क्या इंपैक्ट होगा, अगर पॉलिसी बनाई गई टू इंक्रीज मनी सप्लाई, या आप लिख ले अगर पॉलिसी बनाई गई टू इंक्रीज मनी सप्लाई। दूसरा क्या हो सकता है, पॉलिसी बनाई गई टू डिक्रीज मनी सप्लाई। बेटा ज्यादा मनी सप्लाई होने का मतलब होता है लोगों के हाथों में पैसा ज्यादा है, तो ज्यादा पैसा होने से ज्यादा डिमांड करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और कम मनी सप्लाई होने से डिमांड कम होगा। तो मतलब यहां डिमांड बढ़ेगा तो एक्सपेंशन आएगा, और यहां पे डिमांड कम होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा। समझ में आ रहा है आपको। ये पूरी कहानी होती है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी दो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी भी दो टाइप की होती है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है एक्सपेंशन करने के लिए, और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ये क्या होती है चैप्टर 7 में हम इसको सीखते हैं। और मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली आरबीआई बनाता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ये भी क्या होती है चैप्टर 8 में हम सीखते हैं। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो डिमांड बढ़ती है, एक्सपेंशन आता है, और अगर मनी सप्लाई कम होती है तो डिमांड कम होती है, कॉन्ट्रैक्शन आता है। अब देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक रीजन बनता है किसका, बिजनेस साइकिल का। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में मॉनेटरी पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी होती है, जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं। लिखा हुआ है ना, बिजनेस साइकिल आते हैं। और बेटा इसमें कौन सी पॉलिसी आती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। और एग्जांपल बता रहा है इसके, एक्सपेंशनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट ना खर्चा बढ़ा देती है। मैंने बोला ना कि जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी तो क्या बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा। या बेटा टैक्स को कम कर देती है। अभी के लिए आप होल्ड कर लो इसको, बस अभी के लिए आप होल्ड कर लो। चैप्टर नंबर 7 में आपको इस समझ में आ जाएगा, आप मेरे पास आना। 7वां चैप्टर जब हम करेंगे ना, इतने अच्छे से करेंगे, एक एक लाइन जो यहाँ पे लिखी हुई ना वो समझ में आ जाएगी कि टैक्स को कम करना से होता क्या है। बेसिकली जब आप टैक्स कम लगाते हो लोगों के ऊपर तो उनके हाथ में पैसा ज्यादा बचता है, तो ज्यादा बचेगा तो ज्यादा खर्चा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा। ये मोस्ट कॉमन मेथड है डिमांड को बढ़ाने के, तो जिससे बूम आता है। और ऐसे ही अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट को कंट्रोल करके मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ऑफ्टन मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल मोटिव्स लीड टू इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे तो मतलब ज्यादा खर्चा करेंगे, और अगर बिजनेस ज्यादा लोन लेगा तो मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, मतलब बूम आएगा और अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। अगर एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर लेने हैं, एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर तब ले जाएंगे जब इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो वहां पे आपको ना कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बनानी पड़ेगी। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, टैक्सेस बढ़ा देती है गवर्नमेंट, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है इसलिए वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, चीजों की प्राइस महंगी हो रही है, इन्फ्लेशन होगी, गवर्नमेंट उसको रोकेगी। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मैं खुद खर्चा नहीं करूंगी इनके ऊपर, और जो इनके पास पैसा है उनके हाथ में पैसा कम करा देती हूँ। कैसे, टैक्स बढ़ा के, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा देगी वो, जिससे डिमांड कम हो जाएगी और इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी से हम कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि स्लो डाउन बहुत ड्रास्टिक होता है और इकोनॉमी में नेगेटिव ग्रोथ आती है और अल्टीमेटली रिसेशन आ जाता है, पुरानी बात है, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी भी एक रीजन है जिसकी वजह से बिजनेस साइकिल आते हैं, और मनी सप्लाई भी एक रीजन है। ये मनी सप्लाई का कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, बेसिकली ये वाला,
ये किसने बोला था, कौन से इकोनॉमिस्ट ने बोला था? होटरे ने ऐसा बोला था कि ट्रेड साइकिल होते ही मॉनेटरी फिनोमिना की वजह से है। सो मतलब अगर मनी सप्लाई अपने आप चेंज हो रही है, अनप्लान चेंजेस है मनी सप्लाई में, तो बिजनेस फ्लक्चुएशन आ सकते हैं। मतलब मनी सप्लाई की डिपेंड करता है कि आपके हाथ में पैसा कितना है, बिजनेस साइकिल कौन सा आएगा। क्योंकि मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है, मतलब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, वो ज्यादा खर्चा करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड होने से ज्यादा आउटपुट होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सपेंशन होगा, एंड वाइस वर्सा। सो कहता है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया तो देखो जो चार्ट में लिखा है, इट कॉजेज द एक्सपेंशन इन द डिमांड एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। हाउएवर एक्सेसिव इंक्रीज ऑफ क्रेडिट एंड मनी, हाँ ये भी एक रीजन है कि अगर लोन बढ़ जाता है ना तो भी इन्फ्लेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि लोन अगर आप ज्यादा ले रहे हो तो भी आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, सामान खरीदने की क्षमता बढ़ रही है, आप डिमांड ज्यादा क्रिएट करोगे। अगर कैपिटल इजीली अवेलेबल है तो मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा इजीली अवेलेबल है तो मनी सप्लाई ज्यादा है ना इकोनॉमी में, डिमांड बढ़ेगा। कंज्यूमर और बिजनेस आर लाइक दे कैन बोरो द मनी एट द लो रेट, तो मतलब डिमांड ज्यादा करेंगे वो कंज्यूमर, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेगा प्रोड्यूसर, जिससे क्या होता है बेटा, स्टिमुलेट मोर डिमांड, डिमांड बढ़ता है। डिमांड बढ़ने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी का बढ़ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बढ़ने का मतलब है एक्सपेंशन आना, क्रिएटिंग अ सर्कल ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब एक्सपेंशन आएगा। और अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा, एक ही बात है, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगा तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, मतलब रिसेशन आएगा इकोनॉमी के अंदर। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिससे बिजनेस साइकिल आते हैं। ऐसा किसने बोला था? ऐसे एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था एसी पिगाऊ, उन्होंने बोला था। सो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर मेरा माइंडसेट नेगेटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमी तो डूबेगी डूबेगी, तो मैं इन्वेस्ट करूंगी, बिजनेस करूंगी नहीं करूंगी, तो ये माइंडसेट से मेरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन अफेक्ट हो गया। बट अगर मुझे लगता है कि हाँ इंडिया में स्टील तो आगे ग्रो करेगा, तो मैं स्टील के सेक्टर में इन्वेस्ट करूंगी, तो ये ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट है, इसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर। सो कहते हैं अकॉर्डिंग टू पिगाऊ, पिगाऊ कौन थे? इकोनॉमिस्ट थे, इनका पूरा नाम था एसी पिगाऊ। उनका ये मानना था कि जो बिजनेस एक्टिविटी है ना, आजकल जो डिसीजन ले जाते हैं बिजनेस के अंदर, वो किसके ऊपर बेस्ड है? दीज आर बेस्ड अपॉन द एंटिसिपेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी, कि बिजनेस के लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी एंटिसिपेशन क्या, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, और ये अफेक्ट होती हैं इससे कि उनका बिहेवियर ऑप्टिमिज्म है, वो ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है। सो बिजनेस फ्लक्चुएशंस बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है ना जो बिजनेसमैन का, जो उसका सोचने का नजरिया है, उसका रिजल्ट है बिजनेस फ्लक्चुएशन। तो अगर उसको लगता है कि पॉजिटिव होगा सब कुछ तो फिर एक्सपेंशन आ जाएगा, उसको लगता है कि नेगेटिव होगा तो कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर उसको लगता है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करेगा। सो देखो वही लिखा हुआ है, अगर एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब वो सोच रहा है कि फ्यूचर में चीजें ग्रो करेंगी अबाउट फ्यूचर मार्केट कंडीशन, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक्सपेंशनरी फेज आ जाएगा। एंड इसका उल्टा क्या है कि अगर एंटरप्रेन्योर नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है फ्यूचर मार्केट कंडीशन को लेकर, तो बेटा वो अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और इन्वेस्टमेंट कम होने से फिर से वही कहानी, इंप्लॉयमेंट कम हो जाएगा, इनकम कम, कंजम्पशन कम, राइट, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है तो इकोनॉमी में डाउन टर्न आएगा, मतलब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी। एक और इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम क्या था? स्कम्पीटर्स, उन्होंने इनोवेशन के ऊपर फोकस किया। स्कम्पीटर ने इनोवेशन की थ्योरी दी और उन्होंने बोला कि ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल इनोवेशन की वजह से आते हैं। उन्होंने क्या बोला? रिजल्ट्स, बिजनेस साइकिल आर द रिजल्ट ऑफ इनोवेशन, है ना। एंड एक और इकोनॉमिक्स थे जिनका नाम था निकोलस कैल्डोर, उन्होंने कोब वेब की थ्योरी दी। उन्होंने ऐसा बोला कि बिजनेस साइकिल आते हैं आज क्या प्राइस चल रहा है उसके बेसिस पे। इनके ऊपर ना एमसीक्यू आते हैं कि कौन से इकोनॉमिस्ट ने क्या बोला था। सो निकोलस कोल्डार्ट ने क्या बोला? बिजनेस साइकिल रिजल्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट प्रेजेंट प्राइसेस सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एट सम फ्यूचर डेट। सो सिंपल सी बात है, अगर मैं कहूं आज ना शर्ट बहुत महंगी हो रखी है, तो तुम क्या बोलोगे? यार मेरे को तो बिजनेस शर्ट का करना चाहिए। तो मतलब आज चीजों के प्राइस अफेक्ट करें फ्यूचर में इनका प्रोडक्शन कितना होगा। द प्रेजेंट फ्लक्चुएशन इन द प्राइस में बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लक्चुएशन इन द आउटपुट, कि कितना होगा तो शर्ट का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो इंप्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इंप्लॉयमेंट एट द सब्सिक्वेंट पीरियड। सो दोबारा से
दो टाइप के समराइज कर रही हूँ, दो टाइप के रीजंस होते हैं बिजनेस साइकिल के, इंटरनल कॉजेज, एक्सटर्नल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज में क्या आ रहा है, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, डिमांड। डिमांड पहला रीजन है। दूसरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन इन इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जिसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एंड ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, दीज आर द रीजंस। मनी सप्लाई इज द रीजन फॉर बिजनेस साइकिल। कुछ ना एक्सटर्नल रीजंस भी होते हैं, जो एक्सटर्नल रीजंस मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो रीजंस बनते हैं बिजनेस साइकिल का, और इनको हम एक्जीनियस फैक्टर भी कहते हैं, एक्सटर्नल कहते हैं, जिसकी वजह से बूम या बस्ट आता है, मतलब एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन आता है। मैम ये क्या रीजन होते हैं, जैसे कि वॉर हो गया, मैंने बोला था ना कि वॉर वाला पॉइंट नीचे आएगा। तो अब मान के चलना कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, ऐसे जंग में है, हम एक दिन में खत्म नहीं होती, चलती रहती है ना, हमने तो एक ट्रेलर देख ही लिया था। तो जब वॉर होती है किन्हीं कंट्रीज के बीच में, तो उस टाइम पे हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो उन रिसोर्सेज को तुम जंग के ऊपर लगाओगे या खाना खिलाने के ऊपर लगाओगे। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, जब वॉर होती है ना किसी कंट्री के अंदर, तो हमारा कॉन्ट्रैक्शन का फेज आता है ड्यूरिंग द वॉर, क्योंकि जितने भी इकोनॉमी के रिसोर्सेज है वो डिफेंस में लग जाते हैं। सो ड्यूरिंग द वॉर टाइम हम जो प्रोडक्शन करते हैं वो वॉर गुड्स की करते हैं। सामान क्या बनता है, वेपन्स बनते हैं, आर्म्स एम्यूनिशन बनते हैं, डिफेंस का सामान बनता है। इट इंक्रीजेज एंड ज्यादातर रिसोर्सेज हमारी इकोनॉमी के डाइवर्ट हो जाते हैं प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड्स। सो इसका इम्पैक्ट क्या आता है कि जो अदर गुड्स हैं, जैसे कैपिटल गुड्स है, कंज्यूमर गुड है, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो मतलब डाउनवर्ड टर्न आता है इकोनॉमी में। और अगर आपकी प्रोडक्शन कम होगी इनकी, तो मतलब लोगों की इनकम कम होगी, प्रॉफिट कम हो गया, इंप्लॉयमेंट भी कम हो गया, क्योंकि बेटा एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो वो कहानी फिर से शुरू होगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी में। तो डाउनटर्न बिजनेस साइकिल, डाउनटर्न आता है बिजनेस साइकिल में। और जब पोस्ट वॉर होता है, जब लड़ाई खत्म हो जाती है, तो लड़ाई खत्म होगी, इकोनॉमी को जितना डैमेज होना था हो गया। अब इकोनॉमी अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट करती है, इसको हम कहते हैं पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो जब ड्यूरिंग द वॉर है तो आप कॉन्ट्रैक्शन में जाते हो, लेकिन जब लड़ाई खत्म हो जाती है तो अब अपने आप को सही करना है सबको। तो सही करने के लिए आप, जैसे कि रोड डैमेज हो गए होंगे आपके, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, रोड बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, तो उससे क्या होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। एम्प्लॉयमेंट मिलने से क्या होगा, उनकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, आउटपुट बढ़ेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, एक्सपेंशन आएगा। सो कहता है जब वॉर खत्म हो जाती है, कंट्री बिगिन टू रिकंस्ट्रक्ट इटसेल्फ, कंट्री अपने आप को बनाना शुरू करती है, हाउस, रोड, ब्रिजेस, ये सब कुछ बनते हैं और इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप होती है, मतलब एक्सपेंशन आता है। ये सारी एक्टिविटी का बढ़ने से इकोनॉमिक डिमांड पुश होता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है, जिसकी वजह से आउटपुट बढ़ता है, इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, इनकम बढ़ता है। ठीक है, एक और रीजन होता है जिसकी वजह से, एक और रीजन होता है जिसकी वजह से बिजनेस फ्लक्चुएशन आती है, और वो क्या होता है, टेक्नोलॉजी शॉक। सिंपल सी बात है, अगर बाहर की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और तुम्हारा बिजनेस उसके साथ कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो तुम डूब जाओगे। सिंपल। ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एनेबल प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो नई नई टेक्नोलॉजी से तुम कम कॉस्ट के ऊपर अच्छा अच्छा सामान बना पा रहे हो, तो ये ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि नई न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, है ना, तो नई टेक्नोलॉजी का मतलब नई इन्वेस्टमेंट है, न्यू इन्वेस्टमेंट, और नई इन्वेस्टमेंट का मतलब नया प्रोडक्शन, और नई प्रोडक्शन का मतलब एक्सपेंशन। पुरानी कहानी। दिस लीड्स टू एक्सपेंशन, और यहाँ पे इंप्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, फिर इनकम भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, मतलब इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। जैसे कि कहते हैं कि जैसे कि मोबाइल फोन आया तो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर बूम आया बेटा, एक्सपेंशन हुआ टेलीकॉम इंडस्ट्री का। जब मोबाइल फोन का जमाना आया तो टेलीफोन इंडस्ट्री का बूम हुआ, वहां पे इंप्लॉयमेंट बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, इनकम प्रॉफिट बढ़ा। कुछ ना नेचुरल फैक्टर्स भी रीजंस बनते हैं, ये बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी होते हैं फैक्टर्स। जैसे कि अगर मैं कह दूं इंडिया के अंदर फ्लड आ गया, तो बेटा आपका प्रोडक्शन इंपैक्ट हो गया ना, तो कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी इकोनॉमी। सो कुछ वेदर साइकिल्स भी होते हैं जिसकी वजह से फ्लक्चुएशंस आती हैं एग्रीकल्चरल आउटपुट में, एंड एक सेक्टर जब इंपैक्ट होता है तो इकोनॉमी के बाकी सारे सेक्टर भी इंपैक्ट होते हैं, विच इन टर्न्स कोज द इंस्टेबिलिटी द इकोनॉमी। स्पेशली वो इकोनॉमी जो ज्यादातर एग्रीग्रेन है, मतलब जो ज्यादातर एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर कहीं पे सूखा पड़ गया इन द ईयर्स ऑफ ड्रोट, तो फसल खराब होगी आपकी, या एक्सेसिव फ्लड आ गया तो भी फसल खराब होगी, एग्रीकल्चरल आउटपुट इज बैडली अफेक्टेड।
एंड इससे एग्रीकल्चरल आउटपुट तो होगी खराब, इससे जो फार्मर्स है उनकी इनकम गिर जाएगी, और फार्मर्स की इनकम गिरने से क्या होता है, अब मान लेते हैं कि मैं एक फार्मर हूं और मेरी फसल खराब हो गई है, तो मतलब मेरी इनकम गिर गई है, और मेरी इनकम गिरने से क्या हुआ, अब मैं जो मशीन डिमांड कर रहा था वो भी नहीं करूंगा। सो मतलब जो डिमांड है कैपिटल गुड्स की, इंडस्ट्रियल गुड की, वो भी कम हो जाएगी। मतलब एक सेक्टर खराब हुआ ना, एक सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट आया, बट उसका इंपैक्ट दूसरे सेक्टर के ऊपर आ रहा है। ये हमने ऊपर देखा था एक साइकिल, एक रीजन कि बिजनेस साइकिल्स आर कंटीजियस इन दी नेचर। कहता है कि अगर प्रोडक्शन फूड प्रोडक्ट का गिर जाता है तो इससे उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर खाने का सामान, फसल खराब होगी, गेहूं महंगे होगी, अगर फसल खराब होगी तो गेहूं महंगे होंगे, तो बेटा अब ये तो समझो आपकी सैलरी तो 60,000 ही थी, बट अब गेहूं महंगा हो गया है, तो इसका मतलब आपकी जो इनकम है वो कम होगी, अब आप इंडस्ट्रियल गुड नहीं खरीदोगे। तो ये इंपैक्ट बता रहा है कि फसल गेहूं की खराब हुई, गेहूं के प्राइस बढ़े, जिससे आपकी इनकम कम बचने लगी, तो अब आप बाकी चीजों की डिमांड भी कम कर रहे हो, तो मतलब इंडस्ट्रियल गुड की डिमांड भी कम होगी, मतलब इंडस्ट्रियल गुड भी कम बनेंगे, तो मतलब इकोनॉमी के बाकी सारे सेक्टर्स भी इंपैक्ट हो रहे हैं, तो इंडस्ट्रियल रिसेशन भी आ गया। तो कुछ नेचुरल फैक्टर भी रीजंस बनते हैं बिजनेस साइकिल का, और पॉपुलेशन ग्रोथ भी। तो ये मान के चलना, अगर किसी इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो रेट है, इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट है वो कम है, तो वहां कॉन्ट्रैक्शन आएगी। तो कहता है अगर ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है और इकोनॉमी का ग्रोथ रेट कम है, तो लोगों के पास पैसा कम बचेगा, सेविंग कम होगी, क्योंकि जो आप बना रहे हो, कमा रहे हो, तो आप पॉपुलेशन के ऊपर जा रहे हैं। और कम सेविंग का मतलब क्या होगा, कम इन्वेस्ट करोगे, तो फिर से वही कहानी, कम इन्वेस्टमेंट का मतलब कम इनकम, कम एम्प्लॉयमेंट, एंड ऑल्सो अगर लेसर एम्प्लॉयमेंट, लेसर इनकम होगी तो डिमांड भी कम होगी, जब तुम कमाओगे कम तो खर्चा भी कम करोगे, मतलब इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो जाएगी। बात कहानी वही घुमा रहा है, बस क्रक्स है। क्रक्स क्या है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट कम है, पॉपुलेशन ज्यादा रेट से ग्रो कर रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन आता है इकोनॉमी के अंदर। और जो इकोनॉमीज होती है ज्यादातर नेशंस की, वो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, ये भी मैंने आपको बताया था, इंटरनेशनल हम ट्रेड करते हैं, तो अगर एक देश की इकोनॉमी अफेक्ट हो रही है तो बाकी सारे देश जो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं बेटा, वो वहां पे भी वो इंपैक्ट करेगा। ये इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। चेंजेस इन लॉ रिलेटेड टू रेगुलेशन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एंड प्रोडक्शन टू अदर कंट्रीज। सो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर किसी कंट्री ने अपने रूल रेगुलेशन बदल दिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बदल दिया, लोगों की शिफ्ट, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो गए, तो ये भी, इससे भी इकोनॉमी के अंदर बिजनेस साइकिल आता है। ठीक है। सो मैं पहले डिमांड कर रही थी गुड एक्स को, अब मेरा टेस्ट चेंज हो गया, मेरे को गुड एक्स चाहिए नहीं, मैं गुड वाई खरीदूंगी, तो गुड एक्स की डिमांड खत्म हो जाएगी, प्रोडक्शन खत्म। ये अंडरस्टूड है? बस ये आपका पूरा चैप्टर था। और मैम ये लास्ट कंसेप्ट, इस लास्ट कंसेप्ट को हम फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर ये लेक्चर वाइंड अप करेंगे। ये बात कर रहा है, ये बिजनेस साइकिल आपने पढ़ा तो दिया इतना बड़ा, और एक एक वर्ड पढ़ा दिया, बट इस बिजनेस साइकिल की रेलिवेंस क्या है बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर। अब सिंपल सा मान के चलना, आप एक बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई तो रिसर्च करके जाओगे या नहीं? आप ये देखोगे तो सही कि जिस बिजनेस के अंदर मैं एंटर कर रहा हूँ, उस बिजनेस के अंदर मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हाँ मैं करूंगा, मैं देखूंगा कि आज इंडिया में किन चीजों की डिमांड है, बस यही बात है। ये इंडिया में किन चीजों की डिमांड है ये तुम्हें पता कैसे लगेगा? बिजनेस साइकिल से। जब तुम देखोगे ओ इंडिया में तो ये चीज ग्रो कर रही है, एक्सपेंशन में है, वहां इन्वेस्ट करोगे। और ऐसे ही मान लेते हो कि तुम्हारा एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब तुम्हें कब पता लगेगा कि अब तुम्हें प्रोडक्शन को रोक देना चाहिए, डिमांड खत्म होगी, जब तुम्हें समझ में आएगा कि कॉन्ट्रैक्शन फेज आ चुका है। तो मतलब बिजनेस के लिए ये डिसीजन लेना कि मेरे को एक नई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को रोक देना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जानना। नहीं तो आप सामान बनाते रहोगे, खरीदेगा कोई भी नहीं। और ये उसको कब समझ में आएगा? जब उसको बिजनेस साइकिल समझ में आ रहा है। तो यस, बिजनेस साइकिल रेलिवेंट है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। इतने बड़े पैराग्राफ में इसने ये दो बातें बोली हैं फटाफट। तो कहता है बिजनेस साइकिल इकोनॉमी के सारे बिजनेस के एस्पेक्ट को अफेक्ट करते हैं। यस, सो बिजनेस साइकिल को समझना इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए, क्योंकि इससे डिमांड अफेक्ट होती है प्रोडक्ट्स की। राइट, अभी हमने इतना जो डिस्कशन देखा, ये डिमांड के ऊपर ही तो पूरा डिस्कशन था। और डिमांड से प्रॉफिट अफेक्ट होते हैं। अगर आपके गुड की डिमांड है तो आपके प्रॉफिट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एंड अल्टीमेटली आप ये डिटरमिन कर पाते हो कि क्या कोई बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं।
तो मतलब बिजनेस साइकिल बताते हैं कि डिमांड है या नहीं, और डिमांड से आपके प्रॉफिट अफेक्ट होंगे, और आप प्रॉफिट के बेसिस पे डिसीजन लेते हो कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए आपको बिजनेस साइकिल समझने पड़ेंगे। तो ये नॉलेज होना बिजनेस साइकिल की, उसके करेक्टरिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट है एक बिजनेसमैन के लिए, ताकि वो अपना अप्रोप्रिएट पॉलिसी बना सके। जैसे कि वो एग्जांपल देकर बता रहा है कि अगर प्रोस्पेरिटी का टाइम है, चीजें ग्रो कर रही हैं, तो आप एक नया, आपके लिए एक नई और सुपीरियर अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे नहीं, क्योंकि वहां पे इंप्लॉयमेंट बढ़ता है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो बिजनेस प्रमोट होगा वहां पे। लेकिन इसका उल्टा क्या है, अगर रिसेशन का पीरियड है, डिप्रेशन का पीरियड है, तो वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी कम है, प्रॉफिट कम है, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो जितनी भी ऐसी फर्म्स है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हैं, उनको कंसिडर करना पड़ता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है कैसा, कि मेरे को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब वो बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं, स्पेशली जब वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको इन्वायरमेंट को समझना पड़ता है, कौन से फेज में इकोनॉमी समझना पड़ता है। सो बिजनेस साइकिल का एक ह्यूज इंपैक्ट आता है बिजनेस डिसीजन के ऊपर। तो आपका बिजनेस साइकिल का कौन सा स्टेज है, ये इंपॉर्टेंट है जब आप ये डिसीजन ले रहे हो कि मुझे आगे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एक्सपेंशन में जाना चाहिए, या मेरे को कट ऑफ करना चाहिए, या मेरे को कॉन्ट्रैक्शन में जाना चाहिए, मतलब मेरे को आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। बिजनेस रिस्पॉन्ड कर पाते हैं नीड टू द प्रोडक्शन लेवल रिलेटिव टू डिमांड, जो मैंने आपको बताया। आप ये डिसीजन ले पाते हो कि कब मुझे डिमांड को रोकना है, कब मुझे आगे डिमांड के साथ कंटिन्यू करना है। तो जो डिफरेंट फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के, उसके बेसिस पे इनपुट का यूज, ये भी हमने ऊपर देखा कि एक्सपेंशन फेज में जब तुम होते हो तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगते हैं, लेबर इनपुट ज्यादा लगता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन के फेज में होते हो तो ये कम लगता है। तो मतलब ये सारे डिसीजन बिजनेस को लेने पड़ते हैं। वो ये डिसीजन लेगा कब, जब उसको पता होगा कि इकोनॉमी कौन से फेज के अंदर है। So firm should exercise capability to expand or rationalize production operation so as to suit the stage of the business cycle. तो फर्म ये डिसीजन लेती है कि मेरे को आगे एक्सपेंड करना है डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा फेज है। बिजनेस मैनेजर इफेक्टिवली काम करते रहते हैं साउंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन मेकिंग करने के लिए, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कहाँ पे मेरे को आगे वेंचर करना है। और ये बिजनेस साइकिल चलता रहता है। जैसे कि अगर बूम होगा तो फिर उसके डिसीजन अलग होंगे, डाउन टर्न होगा तो डिसीजन अलग होगा, रिकवरी है, रिसेशन है, तो उनको ये समझना पड़ता है सब कुछ। सो कहानी वही, एक ही बात को बार बार कह रहा है, कहानी यही है कि बिजनेस डिसीजन लेने हैं तो बिजनेस साइकिल समझने पड़ेंगे, तभी आप पता लगा पाओगे कि मेरे को नई इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। जो ट्रेंड होते हैं बेटा, उसका इंपैक्ट सारे ही बिजनेस के ऊपर आता है। इकोनॉमिक साइकिल्स जो होते हैं आपके, बिजनेस साइकिल का इंपैक्ट सारे बिजनेसेस के ऊपर आता है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है, हाँ, कि सारे सेक्टर इकोनॉमी के बिजनेस साइकिल से एक जैसे इफेक्ट नहीं होते। जैसे कि हमने ऊपर देखा भी तो था कि जब बिजनेस साइकिल्स आते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इतना इंपैक्ट नहीं आता। जितने भी कैपिटल गुड के सेक्टर हैं या जो कंज्यूमर ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं, वो सेक्टर ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। तो जब बिजनेस साइकिल्स आते हैं तो सारे सेक्टर इफेक्ट होते हैं, बट कुछ सेक्टर डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्ट होते हैं। ये लिखा हुआ है। अच्छा, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, साइक्लिकल बिजनेस किसे कहते हैं? वो बिजनेस जिनका इकोनॉमिक ग्रोथ, वो बिजनेस जिनका फॉर्चून जुड़ा हुआ है इकोनॉमिक ग्रोथ से। मतलब अगर तुम्हारी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट ज्यादा है तो ये बिजनेस फ्लरिश करेंगे, उनको हम साइक्लिकल बिजनेस कहते हैं, है ना। इसमें कुछ एग्जांपल है, इसके ऊपर एमसीक्यू आता है कि साइक्लिकल बिजनेस कैसे। फैशन रिटेलर, तो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है तो फैशन रिटेलर का बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, तो उस टाइम पे वो फैशन के कपड़े खरीदना चाहेंगे, इलेक्ट्रिकल गुड्स ज्यादा खरीदना चाहेंगे, घर ज्यादा बनाना चाहेंगे, रेस्टोरेंट पे जाके खाना ज्यादा खाना चाहेंगे, एडवर्टीजमेंट के ऊपर बिजनेस ज्यादा खर्चा करेगा, ओवरसीज के टूर ऑपरेटर का बिजनेस बढ़ेगा क्योंकि लोग बाहर घूमने जाना चाहेंगे, कंस्ट्रक्शन का खर्चा बढ़ेगा। तो ये सब क्या है, साइक्लिकल बिजनेस है। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो करती तब इनका बिजनेस बढ़ता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो लोग इन सारी चीजों के ऊपर ज्यादा खर्चा करना चाहेंगे। तो जब बूम होती है ना, बूम के दौरान पे क्या होता है, बिजनेस की डिमांड ज्यादा होती है, ठीक है। बट स्लम के दौरान जब बस्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन, डिमांड कम होती है। पुरानी कहानी है जो हम पढ़ के आए हैं। कहता है ऐसा भी हो सकता है दैट कुछ ऐसे बिजनेस है जिनको ना बेनिफिट हो इकोनॉमिक डाउनटर्न से, ये एक सेक्शन है। सो बेसिकली क्या है कि वैसे तो जब इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन आता है, डाउनटर्न आता है, तो बिजनेसेस को लॉस होता है। लेकिन कई बार हमें ये एक्सेप्शन भी देखने को मिलती है कि कुछ बिजनेसेस को फायदा भी होता है जब इकोनॉमी में डाउनटर्न आता है। और ये कब होगा? ये तब होगा व्हेन प्रोडक्ट्स आर परसीव्ड बाय कस्टमर
रिप्रेजेंटेड गुड वैल्यू फॉर मनी और चीप। सिंपल सी बात है, सुनना, ये प्रोडक्ट ए था, ये प्रोडक्ट बी था, ये प्रोडक्ट बी है, ठीक है। ये बेटा शर्ट है, ये भी शर्ट है, इसका प्राइस 1000 रुपये का है, इसका 100 रुपये का है। ये ब्रांडेड है, ये नॉन ब्रांडेड है ना। अब क्या है, ये अपना एक्सपेंशन है और ये कॉन्ट्रैक्शन है, छोड़ो इसको, ये अपना एक्सपेंशन फेज है। तो जब एक्सपेंशन फेज था, तो जब आपके पास एक्सपेंशन फेज का मतलब क्या, आपके पास पैसा है, डिमांड ज्यादा है, लोगों की इनकम ज्यादा है, ठीक है, वो पुरानी कहानी। तो आप ना ब्रांडेड शर्ट खरीद रहे थे, अब आपके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी में डिमांड कम है, तो मतलब आपकी इनकम भी कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, कॉन्ट्रैक्शन है। तो वैसे तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो डिमांड होती है बेटा वो कम होती है ना। बट कहता है इसका फायदा कुछ दूसरे टाइप के बिजनेस को मिल जाता है। तो पहले आप ये शर्ट नहीं खरीद लेते 100 रुपए की, जब आपके पास पैसा था एक्सपेंशन में, बट अब लोग इस शर्ट को खरीदेंगे क्योंकि उनके पास पैसा कम है। तो मतलब जो पहले आपको चीपर ऑल्टरनेटिव था वो अच्छा नहीं लगता था, अब ये चीपर ऑल्टरनेटिव अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कहता है कि वैसे तो ऐसे ही होता है कि जब भी इकोनॉमी में डाउन टर्न आता है तो डिमांड कम हो जाती है, बट इसका उल्टा भी हो सकता है कि कुछ बिजनेस को फायदा होगा। ये कब होगा, जब उनके जो उनके प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, उनके कस्टमर को लगता है कि ये मेरे पैसे की वैल्यू दे रहा है या चीपर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है कंपेयर टू एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। इसका रीजन मैंने आपको बताया, ठीक है। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब किसी इकोनॉमी के अंदर डाउन टर्न आता, रिसेशन आती है, ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है बिजनेस के लिए कि वो कैसे लॉन्ग टर्म में सस्टेन करे। जो फेज होते हैं बिजनेस साइकिल के वो इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। जब वो एंट्री मार रहा है कि मेरे को इस बिजनेस में एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड ऑल्सो बिजनेस साइकिल का स्टेज कौन सा है ये भी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि जो नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर मान लेते कि आप ऑलरेडी बिजनेस के अंदर हो, राइट, तो भी अगर स्लगिश बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्शन में हो या रिसेशन में हो, तो भी आपको एक बिजनेस प्लान चाहिए होगा टू सर्वाइव। पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस चेंज करने पड़ेंगे, प्रोडक्शन आपको चेंज करनी पड़ेगी, कैपेसिटी, प्रमोशन की पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो ये सब कुछ क्या है, ये डिसीजन है जो आप ले पाते हो ये समझ के कि बिजनेस साइकिल का फेज कौन सा है। सो जनरल जो भी इकोनॉमिक फोरकास्ट होती है, या हम देख चुके हैं, वो रिलायबल नहीं होती परफेक्टली। तो जो भी लीडिंग इंडिकेटर्स वगैरह होते हैं वो परफेक्टली रिलायबल नहीं होती, ना ही हंचीज और इंट्यूशंस एंटरप्रेन्योर की रिलायबल होती, ना ही उनकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। सो कहता है कि ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल का फेज है कौन सा, व्हाट इंप्लीकेशन और इसका इंपैक्ट क्या आ सकता है करंट इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर, फ्यूचर बिजनेस एक्टिविटी के ऊपर, क्योंकि इसकी हेल्प से बिजनेसमैन ज्यादा बेटर वे से मार्केट को एंटिसिपेट कर पाते हैं, बिजनेस डिसीजन ले पाते हैं और मार्केट सिचुएशन अगर चेंज होती है उसको रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। बस हाउएवर अगर हम सारी चीजों को इकट्ठा अप्लाई करें, इकोनॉमिक फोरकास्ट अगर बिजनेस कर पा रहा है तो इससे क्या होता है, फर्म अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि भाई इकोनॉमी में चेंज कब आ रहा है और अकॉर्डिंगली वो अपने डिसीजन को चेंज कर पाती हैं। इसके ऊपर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये जो लास्ट की कहानी है, सिर्फ वो जो साइक्लिकल बिजनेस वाला कंसेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। बाकी मैंने आपको वर्ड टू वर्ड बताया क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर ही आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ाया है, ठीक है। सो दैट वाज योर एंटायर डिस्कशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल्स। अब आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ जाओ और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं आपको लिख के देती हूँ, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर लेक्चर। आई थिंक जो नेक्स्ट लेक्चर मैक्रो इकोनॉमिक्स का आएगा वो बिजनेस नहीं, वो आएगा आपका पब्लिक फाइनेंस। अच्छा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर है, मजे से उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। और जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करके जाना, इसको शेयर करना विद योर फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो दैट यू आर गोइंग टू सी रिलेटिंग टू बिजनेस साइकिल्स। और अगर आपको कुछ और कंटेंट चाहिए फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, यू कैन पुट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, it will make me happy. Thank you so much. See you in next lecture.